अच्छा, इसमें अप्रूवल भी मांग रहा था मेरे से भी। कंटिन्यू के लिए कि रिकॉर्डिंग हाँ हो रही है, आपको कंटिन्यू रखना है कि नहीं? हाँ, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग। हाँ, हाँ सभी से मांगी इसने। ठीक है। ये नया फीचर ऐड जूम किया है। जूम के एडवोकेट्स काम पर हैं। एक्चुअली हाँ, मिसयूज भी प्रॉब्लम आई होता है होगी ना कि ना, विदाउट परमिशन रिकॉर्डिंग्स हो रही है। विदाउट परमिशन रिकॉर्डिंग कैसे कर ली आपने दोनों ने? अब मुझे तो पता बताया नहीं ही नहीं था। केवल, हाँ, पैनलिस्ट से मांगी या अटेंडी से भी मांगी, पता नहीं। एग्जैक्टली वही चीज है। ये चक्कर क्या है ना, वैसे तो लाइव हो गया, लेकिन अभी एक इशू कल पेमेंट का ही बहुत आया। जो पेमेंट गेट पे था ना, वो हाँ, काम नहीं करा, बाद में दोबारा फिर पेमेंट गेट पे बनवाया। ओके। एक एक इसमें कई बार हो जाती है दिक्कत। अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, वेलकम तो ऑल फिर पार्टिसिपेंट। जी जी। सुमित भाई 12:07 हो गए हैं, 2 मिनट रुकना है तो रुक भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 2 मिनट्स रुके जाते हैं। हाँ, 12:10 पे स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें कुछ ये नया फीचर है क्या कि अटेंडीज के नाम के आगे मेंबरशिप नंबर भी आ रहा है सभी के? नहीं, मेरे को लग रहा है कि ये लोग ना डाल देते हैं, ये ऐसा नहीं सबके है। नहीं आ रहा। हाँ, मोस्टली क्या आ रहा है एनीवे। हाँ, शायद नाम के आगे डाल दिया होगा। मोस्टली लोगों ने अपने नाम के आगे अपने जूम का नेम ही चेंज करके मेंबरशिप नंबर लिख दिया ताकि वो वेबिनार ज्वाइन करते रहते हैं ना। कि लोगों को ना हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है कि सीपीओआर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो मेंबरशिप नंबर अभी चैट बॉक्स में भी आएगा कि हमारा एक, membership- हाँ, जब तक हो रहा है तब तक एक और वो है ना कि अनस्ट्रक्चर्ड अभी क्लेम कर सकते हैं 2020 के ना, 2020 के अभी अनस्ट्रक्चर्ड 31 मई तक सेल्फ क्लेम कर सकते हैं। तो जिसके भी रह गए हैं वो अपना, जैसे 40 घंटे की रिक्वायरमेंट है 20 स्ट्रक्चर्ड और 20 अनस्ट्रक्चर्ड। सो 20 आप ऑनलाइन फाइल करके ना उसे क्लेम कर सकते हैं। उसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो उससे रिलेटेड कोई पॉइंट है डिस्कस कर सकता है। Praveen Agrawal ji, yes, you are right. बहुत अच्छा टॉपिक हेमंत भाई आपने सेलेक्ट किया, क्योंकि इस समय फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी लोग बना रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कॉर्पोरेट कंप्लाइंस का, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं, तो देवेश जी इज द राइट पर्सन। और ये तो एक्सपर्ट है, तो ये तो हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, ये वेबिनार है, नहीं तो इनका तो एक सेमिनार कराना था। नहीं, ठीक है, अब जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही पॉसिबल है। बिल्कुल, अभी बस यही सिचुएशन ऐसा है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे प्लान कर लेंगे भाई। सितंबर तक, अगस्त तक सिचुएशन ठीक होंगी। डेफिनेटली कर भी लेंगे देवेश भाई। 2020 भी अपने ने निकाला है, 2021 भी बिल्कुल। निकल जाएगा। अब तो वही चीज है। हाँ, जो भी सिचुएशन है उसे फेस करके ओवरकम करेंगे। स्टार्ट करें सुमित भाई? करो। मुझे आवाज आ रही है मेरी? प्लीज इन्फॉर्म अस व्हिच प्रोविजंस आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है। बीच में कट रही थी, पता नहीं ये क्या है कि ऊपर मेरे पास दिखा रहा है यू आर इन अ प्रैक्टिकल सेशन, और ये रिवॉल्व करे जा रहा है, पता नहीं क्या, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। थोड़ा You are नेट in की a प्रॉब्लम लग रही है आपकी
साइड से? नेट की तो नहीं है, आवाज चल रही है, पता नहीं। चलो खैर शुरू करते हैं सर इसको। वेलकम ऑल पार्टिसिपेंट टू लक्ष्मी नगर सीपी स्टडी सर्कल। अभी थोड़े हालात ठीक नहीं है, तो मैं आशा करता हूँ कि सबके घर में जितने पार्टिसिपेंट सब ठीक होंगे। और हमारे कई बड़े भाई और छोटे कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट सब कोरोना की वजह से इस दुनिया में नहीं है। उनकी भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे और जो भी परिवार है उनको आगे स्वस्थ रखे और इससे लड़ने की शक्ति भी दे। टुडे वी हैव सुमित गर्ग जी, who is presently NIRC member with us. थैंक यू सुमित जी, आपने बड़े व्यस्त अपने शेड्यूल से थोड़ा हमारे स्टडी सर्कल को समय दिया, जो कि खैर आप हमें हमेशा देते हैं। आपसे तो ऐसी बात है कि आपको कभी कहूँ तो आप कभी किसी चीज के लिए मना भी नहीं करते। ऑलवेज वेलकम जी। देवेश जी बहुत ही रिनाउंड स्पीकर है कंपनीज एक्ट के ऊपर। मेरे ख्याल से तो शायद अब तो नॉर्थ में तो क्या इनको ऑल इंडिया तो पैन इंडिया बेसिस स्पीकर है हमारे। तो देवेश जी ने भी हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ आशा मैडम है, जो मतलब कन्वीनर तो मैं हूँ लेकिन मेरे से ज्यादा तो हमारी मैडम हमारे स्टडी सर्कल में एक्टिव है। और आई रिक्वेस्ट नाउ आशा मैडम की देवेश जी की प्रोफाइल एक बार स्पीकर्स को पार्टिसिपेंट्स को बता दी जाए। Thank you, Hemant ji. And good morning to all our participants, and we hope well-being for all our members and their family members and close, near and dear ones. So today we have with us CS Devesh Goyal ji. He will be deliberating on relaxation under Companies Act 2013 and recent amendments under the Companies Act, and specifically on annual compliances of private limited companies. So before he start his deliberation, I would like to give his मैम brief आपकी आवाज profile. नहीं आ रही थोड़ी। एक मिनट। हेमंत जी आ रही है? आशा आ मैडम रही आपकी है? आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आ रही हेमंत जी, आ रही है। अरे ठीक। परफेक्ट आ रही है, परफेक्ट आ रही है। So before he start his deliberation, I would like to give his brief profile in brief. CS Devesh Goyal is a fellow member of the Institute of Company Secretaries of India, having intense expertise in corporate law for more than 8 years. He is a very young and progressive practicing company secretary with a zeal to dig deep into the nonsense of corporate laws. And being a researcher at heart, he has done meticulous research and has penned various articles on the Companies Act to keep pace with the latest changes and critically dissect the implications of various provisions of the new Company Act. He has also co-authored the Company Law Premier Book published by ICSI. He has also added a lot of issuance of various guidance notes by ICSI. He was member of the Task Force Committee and Research Committee for 3 years. He is also member of various committees of the NIRC of ICSI. His articles have been published in ICSI magazines and are available on various popular websites relating to the corporate law. He has deliberated at several forums on corporate law throughout the country. Over the last 2 years, he has deliberated for more than 150 seminars and penned approximately 700 articles on multiple topics of corporate law. So, going by his brief profile, we can see that he has huge experience. So, I'm sure that we will get benefit of his vast knowledge. So, welcome Diveshi, Thank and you so over much, to ma'am. you now. मैं देवेश जी 1 मिनट चाहूंगा, थोड़ा सुमित जी भी थोड़ा Yes, yes, definitely. हमें गाइड भी करें। और Thank you, Hemant ji. Thank you, convener of this Lakshmi Nagar Study Cycle, Hemant Bagere ji, and thank you, Asha ji, for wonderful welcome to speaker, my good friend CS Devesh Goyal ji. Devesh ji, welcome to you on this Thank you so forum, much. and all learned senior member and my friends. So first of all, I would like to say the topic today that we have kept is very important, that corporate compliance, various relaxation, and what are the changes, what are the relaxations has been provided by the Companies Act. In short, we have to see what are the relaxation compliances required in financial reporting. So we will learn various things by CS Devesh Goyal ji, and one of the query raised by
one participant in the chat box by Praveen Agarwal ji inform us about the provisions changes will be applicable for the financial year 2021, because we all are concerned for the financial reporting of the financial year 2021. So we will discuss next 2 and 3 hours relating to all provisions. I'm also here for discussing any issue, and I hope Devesh ji is capable to cover all the topic very in very good way. So with these words, I once again thanks to all, and I'm also here to discuss the things if possible. Thank you. Now, Devesh ji, over to you. Thank you so much, Sumesh. So first of all, I would like to thanks to the Hemant bhai for giving me an opportunity to discuss on this topic with the member of the Lakshminagar Study Circle. And thanks to Asha ma'am for the brief introduction of me. And thank you, Sumit bhai, also for always supporting to all the members of the profession, because as we have seen, Sumit ji, just for you are doing a good job since last 2 years. I have regularly noticing from the last 2 years कि जब से pandemic situation चल रही है, in any mean you are helping the members. See, in the professionals क्या होता है generally, if we are helping them to update their knowledge, this is the best help for a professional. Because इस pandemic period में definitely किसी के लिए possible नहीं है एक place से दूसरे place पे move करना या professional gatherings करना. So in that time you are also organizing so much of webinars for the members. So I must appreciate your efforts for helping the members in this pandemic period and throughout the life. Since the day I become company secretary, I am associated with you in the different manners of the knowledge sharing. So since 2014, I am sharing knowledge with you. So I think you are all doing literally a lot of effort for the profession. Thank you so much for that, Sumiji, for helping everyone. And the Hemant bhai, you are also doing a great job, because as we were discussing before the webinar also, even this pandemic situation, बहुत type की difficulties definitely as a convener आपको भी face करनी पड़ रही है. But even due to all these difficulties, all this situation, you are doing efforts for organizing these webinars for the members. Because the main motto of these webinars to increase the knowledge of the member, to discuss the updates with them. Because regular base पे अब चाहे हमारा income tax हो, GST हो, SEBI हो, company law हो, in this time everywhere there are the changes. Every act is in the changing situation कि regular base पे amendments आते रहते हैं, चाहे वो relaxation की form में हो, चाहे वो ease of doing business के लिए हो या compliances को stringent करने के लिए हो. So I must appreciate the effort of the Hemant bhai and the Lakshminagar Study Circle for giving this opportunity to all the participants and to me to discuss the provision with the members. So today the topic which is assigned to me is relating to the latest relaxation under Companies Act, because we are in the month of May when the pandemic is going on since last 2 months. The most important thing for us to understand the relaxation, because as a professional बहुत सारी guidelines, बहुत सारे timelines, due dates हमें follow करनी पड़ती है. So in that time we must be aware about the relaxation. In this period we must be aware कि relaxation कहाँ पे हमें और किन due dates में relaxation है, because that can help us to work in a proper manner, in a governance manner. So first we will start with the discussion on the relaxation. Then accordingly we will move toward the amendments, recent amendment under Companies Act. And along with that, जैसा प्रीति जी ने भी क्वेश्चन पूछा कि क्या-क्या amendment effect करेंगे, so we will discuss that also 10 to 15 minutes कि ऐसे कौन-कौन से amendments हैं जो हमारी filings को, हमारे financials को जो भी 31 March 2021 के prepare होंगे उसको impact करेंगे from the point of view of the Companies Act. So let's first discuss about the relaxation given under the Companies Act. अब relaxation की बात करते हैं तो we know very well कि जब से pandemic again this pandemic has been started since last 2 months, since the month of April, lot of relaxation has been given under every act. Every act में मिनिस्ट्री ने बहुत सारे relaxation दी है सभी को, चाहे वो income tax act में हो, income tax act में भी बहुत सारी relaxation दी है due dates में, GST में भी due dates में बहुत सारी relaxation मिनिस्ट्री ने दी है. तो same like other acts, Companies Act में भी कुछ relaxations दी है मिनिस्ट्री ने. डेफिनेटली जब लास्ट टाइम अपना पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, लास्ट टाइम अप्रैल मंथ में जो कोविड सिचुएशन के कारण जो पेंडेमिक था थ्रू आउट द कंट्री,
दैट टाइम मिनिस्ट्री ने बहुत रिलैक्सेशन दी थी, और आई मस्ट से कि वो रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू द रिलैक्सेशन दे हैव रिसेंटली गिवन। उस टाइम मिनिस्ट्री ने जितनी रिलैक्सेशन दी थी, तब मिनिस्ट्री ने अलाउ कर दिया था किसी भी कंपनी को अपना पुराना किसी भी ईयर का फॉर्म फाइल करना। तो आई मस्ट से कि इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी लो वो सबसे बड़ा रिलैक्सेशन था जो मिनिस्ट्री ने दिया था कि आप पुराना कोई भी अपना फाइलिंग कंप्लीट कर सकते हो without any additional fees, without penalties. Definitely this year again ministry came with some amendment under Companies Act, but this time ministry ने उतने ज्यादा relaxation नहीं दिए हैं, but still कुछ relaxation ministry ने दिए हैं which we are going to discuss now. Further I would request to all the participants कि अभी हम provisions discuss करेंगे relaxation के, meantime अगर किसी की कोई भी query है किसी भी provision को लेके, किसी भी relaxation को लेके, तो please feel free to ask your queries because the motto of this webinar जो हेमंत जी ने जो वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाया है, इसका जो मेन मोटो है वो ये है कि आफ्टर दिस वेबिनार जो टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे उस पे किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एवरीवन मस्ट बी क्लियर विद द टॉपिक्स व्हिच वी आर डिस्कसिंग टुडे। So that's why I'm saying कि किसी का अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज फ्रीली यू कैन आस्क योर डाउट सो दैट वी कैन हेल्प एवरीवन टू रिजॉल्व देयर डाउट। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो रिलैक्सेशन इशू की है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने प्रैक्टिकली 3 सर्कुलर्स इशू किए थे ऑन 3rd May 2021। 3rd May 2021 को मिनिस्ट्री ने 3 सर्कुलर इशू किए। उन 3 सर्कुलर्स के अकॉर्डिंग कुछ रिलैक्सेशन मिनिस्ट्री ने दी है, कुछ रिलैक्सेशन बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग, कुछ रिलैक्सेशन फॉर्म फाइल करने के टाइम पीरियड में रिलैक्सेशन की है, कुछ रिलैक्सेशन उन्होंने की है रिगार्डिंग द एडिशनल फीसेस। Because we know like income tax, GST, other act, आजकल कंपनीज एक्ट में भी बहुत सारी ड्यू डेट्स होती है, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, हाफ ईयरली कंप्लायंसेस आर देयर। सो बिकॉज अर्लियर तो क्या होता था जब 1956 एक्ट में कि ईयरली 1 या 2 डेट्स होती थी हमारी, और वो जाके होती थी डेट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, सितंबर, बट अब ऐसा नहीं है। अब एवरी क्वार्टर वी हैव टू फाइल सम फॉर्म, एवरी हाफ ईयर, एवरी मंथ वी आर हैविंग डिफरेंट ड्यू डेट्स। सो ऐसे ही अप्रैल और मई मंथ में भी काफी सारी ड्यू डेट्स थी और बहुत सारे कंप्लायंसेस ड्यू थे। सो फॉर दैट पर्पस मिनिस्ट्री हैव गिवन सम रिलैक्सेशन। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस द रिलैक्सेशन। जो फर्स्ट रिलैक्सेशन मिनिस्ट्री ने दी है दैट इज रिगार्डिंग द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग। अब जब मैक्सिमम गैप की बात होती है तो कंपनीज एक्ट का जो प्रोविजन है एज पर सेक्शन 173, as per section 173 of the Companies Act, every company is required to hold at least 4 board meetings in a calendar year. In a calendar year, there should be at least 4 board meetings, and the maximum gap between those board meetings cannot be more than 120 days. तो मैक्सिमम जो बोर्ड मीटिंग हो सकती है वो हमारी 4 बोर्ड मीटिंग हो सकती है। सॉरी, मिनिमम बोर्ड मीटिंग हमें जो करनी है 4 बोर्ड मीटिंग करनी है, पर उन बोर्ड मीटिंग में जो मैक्सिमम गैप हो सकता है वो 120 डेज का हो सकता है। सो टू मेक दिस सेशन लिटिल इंटरेक्टिव, सेशन को लिटिल इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमें थोड़ा डिस्कशन करते रहना चाहिए। तो एक देयर इज वन क्वेश्चन व्हिच आई वुड लाइक टू आस्क टू एवरीवन कि क्या कंपनीज एक्ट में एवरी क्वार्टर मीटिंग करना मैंडेटरी है? आई वुड रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट्स कि व्हाटएवर इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यू, please mention just in yes or no so that we can make it little interactive. One answer we have received no, 2 answer are no. So 4 or 5 answer we have received, all the answer is no. Companies Act में every quarter board meeting करना mandatory नहीं है, right? 1956 एक्ट के टाइम होता था कि every quarter में एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, बट आज की डेट में कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको एवरी क्वार्टर एक बोर्ड मीटिंग करनी है। एज ऑन डेट द प्रोविजन इज लाइक दिस कि आप अदर देन स्मॉल कंपनी और 1% की हम बात कर रहे हैं कि आपको एक कैलेंडर ईयर में आपको एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग करनी है। क्वार्टर का कोई प्रोविजन नहीं है, बट एक कैलेंडर ईयर में 4 बोर्ड मीटिंग करने हैं, और जो मैक्सिमम गैप 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में हो सकता है वो 120 दिन। दिस इज द प्रोविजन एज ऑन डेट। और स्मॉल कंपनी और 1% में क्या है कि अगर वो साल में 2 बोर्ड मीटिंग भी कर लेते हैं इट इज अलाउड। द ओनली कंडीशन की मिनिमम गैप, जहां मैक्सिमम गैप है वहां मिनिमम गैप 90 डेज का होना चाहिए।
अभी हम कंडीशन पे आते हैं मैक्सिमम गैप की 120 डेज पे। अब मैक्सिमम जो 120 डेज के गैप वाली बात थी, तो वहां पे इशू ये था कि पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है। In this situation, it is not may or may not be possible for the many companies to hold their board meeting in the month of if the due date within the month of April. For an example, last board meeting अगर मेरी 10 दिसंबर को हुई है, तो मेरे 120 दिन 10 अप्रैल को कंप्लीट हो रहे थे, और अप्रैल की स्टार्टिंग से ही पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है। मई मंथ में आप देख सकते हैं पूरा पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, ऑफिसेज नहीं ओपन हो रहे हैं, पीपल आर नॉट वेल। तो इन दिस सिचुएशन मिनिस्ट्री हैव गिवन अ रिलैक्सेशन। लास्ट ईयर में उन्होंने ऐसा कुछ रिलैक्सेशन दिया था। दे हैव गिवन द रिलैक्सेशन कि अगर आपके 120 दिन फ्रॉम द लास्ट बोर्ड मीटिंग इफ फॉलिंग बिटवीन 1st April to 30th September, then in that case you can have board meeting with a maximum gap of 180 days instead of 120 days. अगर आपके 120 दिन 1st April से 30th September के बीच फॉल कर रहे हैं, तो you can have the board meeting in 180 days instead of the 120 days. So जो मैक्सिमम गैप था 120 दिन का, मिनिस्ट्री ने उसे एक्सटेंड कर दिया 180 दिन। अब जो 180 दिन एक्सटेंड किया वो 2 क्वार्टर के लिए किया है, 1st April to 30th September। तो अब इसके लिए एग्जांपल्स एक दो डिस्कस कर लेते हैं बेटर क्लैरिटी के लिए। फॉर एग्जांपल लास्ट बोर्ड मीटिंग मेरी हुई थी 1 दिसंबर को। अगर 1 दिसंबर 2020 को मेरी लास्ट बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें मैं 120 दिन ऐड करता हूं, तो मेरे 120 दिन कंप्लीट होते हैं 31 मार्च को। और मेरा जो सर्कुलर का पीरियड है, जो रिलैक्सेशन का पीरियड है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो अगर 31 मार्च को मेरे 120 दिन कंप्लीट हुए हैं, तो मेरे को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। रिलैक्सेशन उसी केस में मिलेगा जब 1 अप्रैल को मेरे 120 दिन अभी कंप्लीट नहीं हुए होंगे। सो मिनिस्ट्री हैव टू यूज द प्रोविजन इन दिस मैनर। तो अब हमें ऐसा क्या, अब नाउ हमें याद रखने के लिए एक सिंपल प्रोविजन ये याद रखना है कि अगर हमारी बोर्ड मीटिंग 2 दिसंबर 2020 या उसके बाद हुई है, तो डेफिनेटली हमें इस सर्कुलर का बेनिफिट मिलेगा। और बेनिफिट ये है कि हम 120 दिन की जगह 180 दिन में अपनी मीटिंग कर सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर लास्ट बोर्ड मीटिंग मेरी 15 दिसंबर को हुई है, तो प्रैक्टिकली मेरे 120 दिन तो 15 अप्रैल को कंप्लीट हो गए थे। बट अगर मैंने 15 अप्रैल को मीटिंग नहीं की है, तो मैं 15 जून तक भी कर सकता हूँ। मतलब मुझे लास्ट बोर्ड मीटिंग में 180 दिन को ऐड करना है, तो मुझे डेट निकालनी है कि मेरी बोर्ड मीटिंग कब होगी। So this is the first relaxation given by the ministry. Second जो relaxation ministry ने दी थी, that is regarding the relaxation in filing of the form relating to the charge. Second relaxation charge के form के regarding है। तो पहले second relaxation discuss करने से पहले हम एक provision discuss करते हैं, charge creation और modification। Companies Act में charge creation और modification का form मैक्सिमम 120 डेज में फाइल हो जाना चाहिए। एज पर कंपनीज एक्ट, maximum time period for the filing of the form for charge creation and charge modification, that CHG 1 and CHG 9 is 120 days। 30 दिन में अगर आप फाइल करते हो तो नॉर्मल फीस के साथ फाइल कर सकते हो, 30 से 60 दिन एडिशनल फीस, 60 से 120 दिन एड वॉलरम फीस। तो कंपनीज एक्ट में आपको चार्ज फाइल करने के लिए मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया है 120 दिन। अब यहाँ पहला क्वेश्चन है मेरा, अगर हम चार्ज का फॉर्म 120 दिन में फाइल नहीं कर पाए, वेदर वी हैव एनी अदर ऑप्शन कि हम किसी डिपार्टमेंट की अप्रूवल से कर पाए, चाहे आरडी हो, आरओसी हो, एनसीएलटी हो। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि अगर चार्ज क्रिएशन का फॉर्म 120 दिन में फाइल नहीं होता है, 120 दिन के बाद कौन से डिपार्टमेंट की अप्रूवल से हम फाइल कर सकते हैं? Two answers we have received from the approval of the RD. Any other views? And this charge form is very crucial from the point of view of the chartered accountants also, because आपको भी देखना पड़ता है कि लोन अगर लिया है, सिक्योरिटी दी है और चार्ज क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको भी इसे क्वालिफाई करना पड़ता है, बैलेंस शीट में भी देना पड़ता है, आपको नॉन कंप्लायंसेस में भी मेंशन करना पड़ता है। तो यू हैव टू सी
कि आप कंपनी ने चार्ज क्रिएशन का फॉर्म फाइल किया है या नहीं किया है, बट बहुत बार आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि कंपनी 120 दिन में चार्ज का फॉर्म नहीं फाइल कर पाई, तो वो कैसे कर सकती है? अब जैसा कि दो आंसर्स आए हैं विद अप्रूवल ऑफ आरडी, लेट मी क्लैरिफाई दिस प्रोविजन. एज पर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, sorry, as per section 77 of the Companies Act, a company can file form for creation of charge or modification of charge maximum in 120 days. If company fails to file form for creation or modification of charge within 120 days, then it shall be considered as a non-compliance of law, because 120 दिन के बाद फाइल करने का कोई प्रोविजन ही नहीं है लॉ में. इवन आरओसी के पास कोई पावर नहीं है, आरडी के पास कोई पावर नहीं है, एनसीएलटी के पास कोई पावर नहीं है. तो चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन आपको फाइल करना है तो आपको 120 दिन में फाइल करना है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है. अब ये सिचुएशन क्या आती है? अब जो आपके 120 दिन है वो अप्रैल और मई मंथ में फॉल कर रहे हैं, जो पेंडेमिक टाइम है, कोई फॉर्म नहीं फाइल कर पा रहा है. तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कि 120 दिन के बाद तो आप फॉर्म फाइल कर ही नहीं पाओगे, 120 दिन के बाद अलाउड नहीं होगा फॉर्म फाइल करना, मिनिस्ट्री एक रिलैक्सेशन लेके आई. मिनिस्ट्री ने एक रिलैक्सेशन इशू की आफ्टर दैट, रिलैक्सेशन नंबर 2 ऑन द 3rd May 2021. उस रिलैक्सेशन में मिनिस्ट्री ने मेंशन किया, इन दैट रिलैक्सेशन मिनिस्ट्री ने मेंशन कि अगर आपका चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन के फॉर्म के लिए जो रिलैक्सेशन दिया है, दैट इज इन दिस मैनर कि अगर आपके 120 दिन फ्रॉम द क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द चार्ज इज नॉट एक्सपायर्ड ऑन द 1st April, if your 120 days from the creation of modification of charge is not expired on the 1st April, then the period from the 1st April to 31st May shall not be count for the purpose of calculation of 120 days. मैं अगेन रिपीट करता हूं कि अगर आपके 120 दिन चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन के 120 दिन आपके 1st April 2021 तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, 1st April 2021 के बाद भी आपके पास अगर आपके 120 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आपका जो 1st April से 31st May तक का पीरियड है ना, वो आपके 120 दिन की कैलकुलेशन में कवर नहीं होगा. फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका 31st मार्च, मैं एग्जांपल लेता हूं, 45th डे था, 31st मार्च अगर 45th डे था, तो 1 अप्रैल से 31 मई तक 45th डे ही काउंट किया जाएगा. आपका 46th डे काउंट होगा 1 जून को. सो यहाँ पे इस बार रिलैक्सेशन में मिनिस्ट्री ने कहीं फीसिस में रिलैक्सेशन नहीं दिया कि आपके एडिशनल फीस में या आपकी रिवॉल्वेंट फीस में कहीं रिलैक्सेशन नहीं दिया. जो चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन के लिए रिलैक्सेशन दिया है, वो रिलैक्सेशन दिया है टाइम पीरियड. बिकॉज चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन के फॉर्म के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम पीरियड. बिकॉज अगर 120 दिन निकल जाते हैं, देन उसके बाद आप चाहो तो भी फॉर्म नहीं फाइल कर सकते, जितना फीस आप देना चाहो, पेनल्टीज देना चाहो, बट आप फॉर्म नहीं फाइल कर पाओगे. तो उस सिचुएशन में मिनिस्ट्री ने इसको अच्छे से फोर्सिंग किया और ये एनालाइज किया कि इन दो फॉर्म्स के लिए चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन CHG 1 और CHG 9 के लिए एडिशनल फीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड. तो उन्होंने यहाँ रिलैक्सेशन दिया टाइम पीरियड का कि अगर 1st अप्रैल को आपके 120 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो 1st अप्रैल से लेके 31st मई का जो आपका पीरियड है वो काउंट ही नहीं होगा. तो जो आपका 31st मार्च को जो भी डे है, वो ही डे आपका 2 महीने तक माना जाएगा. उससे नेक्स्ट डे आपका 1 जून को इंक्लूड किया जाएगा. जैसा कि मैंने बोला, अगर 31st मार्च आपका 25th डे है, तो 26th डे मेरा 1 जून होगा, उसके बीच का पीरियड मेरा काउंट ही नहीं होगा. दिस इज द फर्स्ट रिलैक्सेशन. तो इसमें एग्जांपल्स लेते हैं. अगर मेरा चार्ज क्रिएट और मॉडिफाई 1 दिसंबर को हुआ है, तो मेरे 120 दिन कंप्लीट हो जाते हैं 31st मार्च को. ऐसी सिचुएशन में अगर मेरे 120 दिन 31st मार्च को कंप्लीट हो गए हैं, तो मुझे कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉ बोलता है कि अगर आपके 120 दिन 1 अप्रैल के या उसके बाद और कंप्लीट होते हैं तो ही आपको रिलैक्सेशन है.
तो अगर 1 दिसंबर से मैं 120 दिन काउंट करूंगा तो 31 मार्च मेरे को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो एक सिंपल लाइन में अगर इस रिलैक्सेशन को बताऊं मैं, एक सिंपल लाइन में आप सभी के रिमेम्बरेंस के लिए अगर मैं बोलूं तो हमें एक ही पॉइंट डिस्कस करना है। अगर हमारा चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन 2 दिसंबर 2020 या उसके बाद हुआ है, अगर चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन 2 दिसंबर या उसके बाद हुआ है, देन आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, अदरवाइज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब आपको ये प्रोविजन किसी क्लाइंट के लिए एनालाइज करना है, किसी कलीग से डिस्कस करना है, तो आपको एक सिंपल वंडा देखना है कि अगर आपकी क्रिएशन और मॉडिफिकेशन की चार्ज की डेट 2 दिसंबर से पहले किया है तो उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। रिलैक्सेशन सिर्फ उसी केस में मिलेगा जब चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन की डेट 2 दिसंबर या उसके बाद की होगी। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब सेकंड थिंग आता है, ये तो हमने डिस्कस किया था कि जब चार्ज 1 अप्रैल से पहले क्रिएट या मॉडिफाई हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कि मेरा चार्ज क्रिएटिंग 1 अप्रैल से 31 मई के बीच में होता है। उस केस में हम फॉर्म को कैसे फाइल करेंगे? तो मिनिस्ट्री ने बोला कि अगर आपका चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ही अगर 1 अप्रैल से 31 मई के बीच होता है, अगर आपका चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन 1 अप्रैल से 31 मई के बीच में होता है, तो आपका 31 मई तक का तो पीरियड काउंट ही नहीं होगा। जो आपका पहला दिन काउंट होगा ना 120 दिन के लिए, वो 1 जून से काउंट होगा। मतलब 15 अप्रैल को अगर चार्ज क्रिएट किया तो 31 मई तक का पीरियड तो 0 डे माना जाएगा, और 0 डे पे मेरे को नॉर्मल फीस ही पे करनी है। जो मेरा पहला दिन माना जाएगा 120 दिन की काउंटिंग के लिए, वो 1 जून का कैलकुलेट होगा इस केस में। दिस इज द सेकंड थिंग। अब तीसरा केस आता है, इन केसेस में ऐसी सिचुएशन में फीस कैसे कैलकुलेट होगी? तो मिनिस्ट्री ने बोला जो आपका अगर 120 दिन 1 अप्रैल को कंप्लीट नहीं हुआ है तो 31 मार्च के बाद डायरेक्ट आपके दिन काउंट होंगे 1 जून से। तो जो आपका 31 मई को डे है, वही डे आपका अप्रैल माना जाएगा, वही डे आपका मई माना जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 31 मार्च मेरा 25th डे है, और 25th डे पे तो मुझे लॉ के अकॉर्डिंग नॉर्मल फीस पे करनी है, तो पूरे अप्रैल मंथ में, पूरे मई मंथ में मैं सिर्फ नॉर्मल फीस ही पे करूंगा। और 1 जून तो मेरा 26th डे है, तो 26th डे को भी नॉर्मल फीस कैलकुलेट करूंगा, और अकॉर्डिंगली आगे मैं 30, 60 और 120 दिन के अकॉर्डिंग फीस कैलकुलेट करूंगा। बट जो अप्रैल और मई का पीरियड है वो मैं कैलकुलेट ही नहीं करूंगा 120 दिन के लिए, वो तो मैं 0 लेके चल रहा हूँ। 31 मार्च प्लस 0 इक्वल टू 1 जून, तो वो 0 मानेंगे 1 अप्रैल से 31 मई तक के लिए। तो अगर फॉर एग्जांपल 31 मार्च मेरा 45th डे है, 45th डे पे तो मुझे एडिशनल फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो अब ऐसा नहीं है कि अप्रैल मंथ में या मई मंथ में फाइल करूंगा तो एडिशनल फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। जो फीस आपकी 31 मार्च को बनेगी वो सेम फीस अप्रैल और मई मंथ में आपको पे करनी पड़ेगी। तो अगर 31 मार्च को एडिशनल फीस बन रही थी तो अप्रैल और मई मंथ में भी एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। डेफिनेटली अमाउंट चेंज भी नहीं होगा, जो अमाउंट 31 मार्च को होगा वही अमाउंट मेरा आगे के लिए रहेगा। So this is the second amendment given by the ministry. First relaxation दी बोर्ड मीटिंग 180 दिन में होल्ड करने के लिए, सेकंड रिलैक्सेशन दी चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन के फॉर्म के लिए। अब हम बात करते हैं थर्ड रिलैक्सेशन, जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही है। रिलैक्सेशन इन एडिशनल फीस फॉर फाइलिंग ऑफ फॉर्म आफ्टर ड्यू डेट। ये रिलैक्सेशन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही है। क्वेश्चन आता है कंट्रोवर्सी में क्यों रही है? बिकॉज अभी हम सर्कुलर की लैंग्वेज डिस्कस करते हैं, फिर कंट्रोवर्सी डिस्कस करेंगे, फिर एक्चुअल इंपैक्ट डिस्कस करेंगे। एज पर द सर्कुलर, इफ ड्यू डेट ऑफ एनी फॉर्म, एज पर द सर्कुलर, इफ ड्यू डेट ऑफ एनी फॉर्म एक्सेप्ट CHG 1, CHG 4, CHG 9, यहाँ मिनिस्टर ने लिखा ड्यू डेट ऑफ एनी फॉर्म एक्सेप्ट दिस 3 फॉर्म। 3 में से 2 तो अभी हमने दूसरे सर्कुलर में डिस्कस कर लिए, CHG 1 और CHG 9, और CHG 4 के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। If due date of any form falling between 1st April to 30th May, then those form can be filed without any additional fees till 31st July. अगर हमारा ऐसा कोई भी फॉर्म है, कोई भी फॉर्म, जो लैंग्वेज थी एनी फॉर्म, जिसकी ड्यू डेट 1 अप्रैल से 31 मई के बीच में, इसको 31 मई रीड करें प्लीज, 1 अप्रैल टू 31 मई 2021, अगर मेरी कोई भी ड्यू डेट 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक है, तो कोई भी मुझे एडिशनल फीस नहीं पे करनी पड़ेगी टिल 31 जुलाई। ये लैंग्वेज थी। इस सर्कुलर में मिनिस्ट्री ने इंक्लूड किया। इस सर्कुलर में मिनिस्ट्री ने
कंपनीज को भी इंक्लूड कर लिया, इस सर्कुलर में मिनिस्ट्री ने एलएलपीज को भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो कंपनीज को भी रिलैक्सेशन दे दी, एलएलपीज को भी रिलैक्सेशन दे दी कि अगर आपका कोई भी फॉर्म ड्यू है तो आप उसको 31 जुलाई तक एडिशनल फीस के बिना फाइल करो। ये आया था 3 मई को, और सभी ने डेफिनेटली, सभी प्रोफेशनल ने इसको एनालाइज किया, हमने भी एनालाइज किया। अब इसको एनालाइज करके यही निकला, ऐसा कोई भी फॉर्म जिसकी ड्यू डेट 1 अप्रैल से 31 मई के बीच होगी वो 31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं। एग्जांपल, मैंने एक डायरेक्टर अपॉइंट किया 15 मार्च को, 15 मार्च को डायरेक्टर अपॉइंट किया। अपॉइंटमेंट का फॉर्म फाइल होता है 30 डेज में, तो 30 डेज होते हैं 14 अप्रैल को। अब 14 अप्रैल तो मैंने सर्कुलर के पीरियड में फॉल कर रहा था, तो अकॉर्डिंगली मैं अगर 31 जुलाई तक फॉर्म फाइल करूं तो मुझे कोई फीस नहीं पे करनी चाहिए। दिस वाज द लॉ, दिस इज आवर लॉ, ये कंडीशन लॉ में थी। बट सडनली मिनिस्ट्री ने सर्कुलर तो यही पास किया, बट सडनली आफ्टर दैट 13 मई को मिनिस्ट्री ने एक लिस्ट पब्लिश की। 13 मई को मिनिस्ट्री ने एक लिस्ट पब्लिश की। उस लिस्ट में मिनिस्ट्री ने मेंशन किया, उसमें मिनिस्ट्री ने मेंशन कर दिए 10 फॉर्म। उस लिस्ट में मिनिस्ट्री ने 10 फॉर्म्स मेंशन कर दिए कि आपको इन 10 फॉर्म्स के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा, सिर्फ उन 10 फॉर्म्स के लिए। अब जो सर्कुलर की लैंग्वेज थी, हम सभी का व्यू था, सभी की इंटरप्रिटेशन थी डेफिनेटली कि सभी फॉर्म्स को रिलैक्सेशन मिल गया, बट वो लिस्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 10 फॉर्म को रिलैक्सेशन मिलेगा। अब तो मैटर ही चेंज हो गया कि सिर्फ 10 फॉर्म को रिलैक्सेशन मिलेगा, तो प्रोविजन ही डिफरेंट हो गए, और ये थे वो 10 फॉर्म। अब इन 10 फॉर्म्स को अगर देखते हैं, पहले 2 फॉर्म है चार्ज के, जो अपने अलग ही सर्कुलर से कवर हो जाते हैं। उसके बाद कवर किया ADT1 INC22। ADT1 INC22 को कितनी रेयर सिचुएशन में फाइल करना पड़ता है। उसके बाद कवर किया NDH3, FC4, MSC3, INC27, NDH2, IPF3। ऐसे फॉर्म जो प्रैक्टिकली टोटल 100% कंपनीज में से 2% कंपनीज को फाइल करने होते हैं। तो एवरीवन वाज इन शॉक कि मिनिस्ट्री ने ऐसा कैसा रिलैक्सेशन दिया है कि सिर्फ 10 फॉर्म को रिलैक्सेशन मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। ये तो वही बात हो गई कि रिलैक्सेशन इसलिए दे रहे हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन है, और पेंडेमिक सिचुएशन के कारण फॉर्म फाइल कर नहीं पा रहे हैं, बट पेंडेमिक सिचुएशन इन 10 फॉर्म्स के लिए ही है। इनके अलावा किसी भी फॉर्म पे पेंडेमिक का इफेक्ट नहीं आया है, सिर्फ ये ऐसे 10 फॉर्म है जिन पे कोरोना का इफेक्ट है, इन 10 फॉर्म के अलावा नहीं है, ऐसा लिस्ट से लगा। तो बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन मिनिस्ट्री में फाइल हुई कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप 10 फॉर्म को रिलैक्सेशन दो। 21 मई को उन्होंने क्या किया, 8 फॉर्म और डाल दिए। 21 मई को 8 फॉर्म्स और मेंशन कर दिए उन्होंने। अब उन्होंने मेंशन किया AOC4 NBFC, AOC4 XBRL, MGT7, LLP3, LLP11, DII11 और MGT14। यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला कि कुछ फॉर्म्स को इन्होंने इंक्लूड किया। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है। क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पे उन्होंने AOC4 को जैसे कि अलाउ कर दिया फॉर फाइलिंग टिल 31 जुलाई विदाउट एडिशनल फीस। अब मेरा कोई 19-20 का कोई AOC4 पेंडिंग है, मैंने जब दिसंबर में AGM की उसका AOC4 फाइल नहीं किया, तो क्या मैं उसको अब कर दूंगा तो क्या एडिशनल फीस पे नहीं करनी पड़ेगी? 19-20 का मेरा AOC4 था, वो मैं अब फाइल कर देता हूँ अंडर दिस सर्कुलर, तो क्या मेरे को एडिशनल फीस नहीं पे करनी पड़ेगी? एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है, नॉट ओनली सिंगल पर्सन, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया कि हमें एडिशनल फीस देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। बिकॉज रीजन ये है इसके पीछे कि जब आपने AOC4 MGT7 कवर किया है, तो AOC4 MGT7 कौन से पीरियड का कवर किया है? अभी लास्ट ईयर तो हमारा 1920 था, तो आपने 1920 का AOC4 MGT7 कवर किया होगा। तो ये बहुत एक बड़ा डायलेमा था। तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग विद ऑल ऑफ यू कि क्या हमें एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी? 2 का तो आंसर आया यस। एनी अदर व्यू? कोई नो के फेवर में? जैसा मैंने भी बताया, रिलैक्सेशन 31 जुलाई तक रिलैक्सेशन मिल चुका है एडिशनल फीस से।
तो किसी का कोई और व्यू कि किस सिचुएशन में हमें रिलैक्सेशन मिला और किस सिचुएशन में हम रिलैक्सेशन को यूज कर सकते हैं। नो वन हैव व्यू अदर देन 2 पर्सन, 2 का व्यू आया था, तो इसको मैं क्लैरिफाई करता हूं। मिनिस्ट्री ने जो रिलैक्सेशन दी है, हाँ, समवन मेंशन कि नो लेट फीस शुड बी देयर। अब जो रिलैक्सेशन दी, अभी हमने सर्कुलर की लैंग्वेज डिस्कस की, तो सर्कुलर की लैंग्वेज बहुत क्लियर थी। ऐसा फॉर्म जिसकी ड्यू डेट 1 अप्रैल से 31 मई के बीच में फॉल करती है। तो इस सर्कुलर का बेनिफिट लेने के लिए आपकी ड्यू डेट 1 अप्रैल से 31 मई के बीच में फॉल करनी चाहिए। अगर आपकी ड्यू डेट 1 अप्रैल से 31 मई के बीच में फॉल नहीं करती है तो आपको इस सर्कुलर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ऐसे AOC 4 एंटिटी 7 को बेनिफिट मिलेगा जिनकी फाइलिंग ड्यू डेट अप्रैल और मई में है। अब आपका क्वेश्चन आएगा, ऐसे कौन से फॉर्म्स है, ऐसे कैसे हो सकता है कि AOC 4 एंटिटी 7 की ड्यू डेट अप्रैल और मई में आएगी? एक ही सिचुएशन है जब AOC 4 एंटिटी 7 की ड्यू डेट अप्रैल और मई में आएगी, जब उन्होंने AGM डिले किया है। फॉर एग्जांपल मेरी AGM 25 मार्च को ही है, तो मेरी AOC 4 और एंटिटी 7 की ड्यू डेट अप्रैल और मई में फॉल करेगी। ऐसे फॉर्म्स को मिनिस्ट्री ने रिलैक्स किया है एडिशनल फीस के लिए टिल 31 जुलाई। तो मतलब एडिशनल फीस के लिए, तो एनुअल फॉर्म्स पे एडिशनल फीस के लिए तो रिलैक्स कर दिया है मिनिस्ट्री ने, बट एनुअल फॉर्म्स पे उन्हीं कंपनीज की एडिशनल फीस रिलैक्स होगी जिनकी AGM का ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुका है। अगर आपने AGM होल्ड करने में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है तो आपके AOC 4 एंटिटी 7 इस पीरियड में फॉल करेंगे ही नहीं। सिर्फ उसी कंपनी की AOC 4 एंटिटी 7 इस पीरियड में फॉल करेंगे जिन्होंने डिफॉल्ट किया है AGM डिले होल्ड करने का। सो ऐसे ही सिर्फ AOC 4 एंटिटी 7 को बेनिफिट मिलेगा। तो 21 मई को जो मिनिस्ट्री ने लिस्ट इशू की तो उसमें ये 8 फॉर्म और ऐड कर दिए और टोटल 18 फॉर्म हो गए। फिर भी मिनिस्ट्री ने देखो इशू किया, इसमें भी बहुत सारे फॉर्म कवर नहीं थे, तो रिसेंटली 2 दिन पहले 25 मई को 5 फॉर्म और इशू कर दिए, टोटल 23 हो गई। वी डोंट नो व्हाई मिनिस्ट्री सेपरेट लिस्ट लेके आ रही है। पहला क्वेश्चन, जब आपने सर्कुलर में लिख दिया एनी फॉर्म, जब एनी फॉर्म लिख दिया तो आपको लिस्ट लाने की रिक्वायरमेंट ही क्या थी? जब आपने सर्कुलर में लिख ही दिया तो आपको एनी फॉर्म लिखने के बाद लिस्ट लाने की रिक्वायरमेंट क्या थी? लिस्ट लेके आए तो आप लिस्ट अभी तक 3 फेजेस आ चुके हैं। 3 मई को सर्कुलर आया था, 27 में 24 दिन में 3 फेजेस में तो लिस्ट आ चुकी है। पहले 10 फॉर्म आए, फिर 8 फॉर्म आया, 5। अब लेटेस्ट 5 फॉर्म कौन से आए? INC 20A, MGT 15, PAS 6, AOC for CFSS, NBFC, AOC for CFS नॉन बैंक। तो आज की डेट में जो टोटल रिलैक्सेशन मिल रही है हमें इन 23 फॉर्म्स को मिल रही है, बट आपको एक गुरु मंत्र, एक फॉर्मूला याद रखना है। इन 23 फॉर्म को रिलैक्सेशन तभी मिलेगी जब इन 23 फॉर्म की ड्यू डेट 1 अप्रैल से 31 मई के बीच में फॉल करेगी। तो अगर इन 23 में से किसी भी फॉर्म की ड्यू डेट 1 अप्रैल से 31 मई के बीच में फॉल कर रही है तो आप उस फॉर्म को 31 जुलाई तक फाइल कर सकेंगे विदाउट एनी एडिशनल फीस, विदाउट एनी पेनल्टी, विदाउट एनी इश्यूज। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा कि रिलैक्सेशन सिर्फ 23 फॉर्म्स के लिए है, ये रिलैक्सेशन सभी फॉर्म्स के लिए नहीं है। जैसे कि एग्जांपल आपने लिस्ट में देखा होगा DIR 12 कहीं नहीं है, PS 3 कहीं नहीं है, तो इन फॉर्म्स के ऊपर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। SH 7 कहीं नहीं है, इन फॉर्म पे तो आपको एडिशनल फीस पे करनी ही पड़ेगी। हाँ, यहाँ मिनिस्ट्री ने 2, जैसे सर्कुलर में मेंशन किया था LLP और कंपनी, तो LLP के 2 फॉर्म जरूर कवर किए हैं, LLP 3 और LLP 11। LLP 3 इसलिए कि अगर आपका LLP इनिशियल एग्रीमेंट है या LLP के एग्रीमेंट में कोई चेंज आता है। दूसरा LLP 11 जो एनुअल रिटर्न है। अब जो LLP 11 है इसकी ड्यू डेट एवरी ईयर होती है 30th मई। तो 30th मई जो ड्यू डेट है तो डेफिनेटली वो तो पेंडेमिक पीरियड में फॉल कर रही है, तो इसलिए मिनिस्ट्री ने LLP 11 को तो रिलैक्सेशन दे दी है 31 मई तक, सॉरी 31 जुलाई तक। और सेम लाइक PS 6 को जैसे इन्होंने लिखा, PS 6 जो होता है रिकंसिलेशन शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट, ये हाफ ईयरली कंपनीज को फाइल करनी पड़ती है। इसकी ड्यू डेट भी होती है 30th मई, जो कि 3 दिन में आने वाली है, बट इन फॉर्म्स की ड्यू डेट एक्सटेंड होके हो गई है 31 जुलाई। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या मिनिस्ट्री ने नेम अप्रूवल, कंपनी ने नेम अप्रूवल करवाया था, नेम अप्रूवल 20 डेज के लिए वैलिड था,
20 डेज इस पीरियड में फॉल करते हैं, तो क्या कोई रिलैक्सेशन मिलेगा? कंपनी ने नेम अप्रूवल करवाया, नेम अप्रूवल के 20 डेज 1 अप्रैल से 31 मई के बीच में फॉल करते हैं, तो नेम अप्रूवल पे कोई रिलैक्सेशन मिलेगा? फर्स्ट आंसर इज नो, नेम अप्रूवल पे हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज नेम अप्रूवल का फॉर्म इस 23 की लिस्ट में कहीं भी नहीं है। हमें रिलैक्सेशन सिर्फ उन्हीं का मिल रहा है जो 23 की लिस्ट में है। तो हमारा चाहे नेम अप्रूवल का फॉर्म हो चाहे इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म हो, उन पे हमें रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिकॉज वो हमारे 120 इस पीरियड में अप्रैल टू मई में फॉल नहीं कर रहे हैं। तो जो रिलैक्सेशन मिली है अभी तक सिर्फ इन 13 फॉर्म के लिए मिली है। इन 13 फॉर्म में से डेफिनेटली मिनिस्ट्री ने एक एक करके उन फॉर्म्स को जरूर कवर कर लिया है जिनकी ड्यू डेट अप्रैल और मई मंथ में फॉल करती है। मई मंथ में हमारे दो ही फॉर्म्स की ड्यू डेट होती है, एक DPT 3 सॉरी एक LLP 11 की, एक PS 6 की। दिवेश जी, हमारे पास एक पार्टिसिपेंट की क्वेरी आई हुई है यस कि whether PS 3 date is also extended to 31st July। जैसा मैंने बोला कि मैम अभी जो हमारा सर्कुलर आया है सिर्फ 23 फॉर्म्स को एक्सटेंड किया है। इन 23 फॉर्म्स में ना ही कहीं AOC PS3 है ना ही DI 12 है, तो इन फॉर्म्स को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है। PS3 की आपकी जो ड्यू डेट बनती है आपको उसी में फाइल करना, उसमें नहीं फाइल करते तो आपको एडिशनल फीस पे करनी ही पड़ेगी। PS3 को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है। ओके। सो अब इशू आता है कि अगर रिलैक्सेशन नहीं मिला, अब एक क्वेश्चन और है लोगों का, क्या DPT 3 की डेट एक्सटेंड हुई है? एनी रिलैक्सेशन इन DPT 3? अब DPT 3 है जो उसकी ड्यू डेट होती है 30th जून, और सर्कुलर कवर कर रहा है सिर्फ फॉर्म्स ऐसे जो 1 अप्रैल से 31 मई तक होते हैं। तो DPT 3 में कोई एक्सटेंशन नहीं है। DPT 3 की आपकी ड्यू डेट 30th जून ही रहेगी। DPT 3 के लिए 31 जुलाई नहीं हुआ है। सेम लाइक CFSS फॉर्म, CFSS फॉर्म की ड्यू डेट थी 30th जून, तो वो अभी भी 30th जून ही रहेगी। तो CFSS फॉर्म की भी आपकी ड्यू डेट 30th जून ही रहेगी। तो अभी जो आपको फाइल करने हैं प्रैक्टिकली मई मंथ के 4 दिन बचे हैं, तो मई मंथ में आपकी कोई ड्यू डेट नहीं है। जून मंथ में आपकी 2 ड्यू डेट्स है, DPT 3 की आपकी ड्यू डेट है और जून मंथ में आपकी CFSS की ड्यू डेट है। जुलाई मंथ में एक तो PS 6 और LLP 11 तो है ही, उसके अलावा इन 23 में से और भी आपका ऐसा कोई फॉर्म था जो आपको अप्रैल और मई में फाइल करना था, तो आपको वो जुलाई में फाइल करने पड़ेंगे। अब इन 3 रिलैक्सेशन मिनिस्ट्री ने दी है, इन पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज फ्रीली पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन था जो क्वेरीज क्वेश्चन आंसर में, वो तो हमने आंसर कर दिया है। अगर किसी और का कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क टू मी। इतने क्वेश्चन आंसर में एक और क्वेश्चन है, whether pre-certification by CA and CS is required for INC 20A? सर अकॉर्डिंग टू मी INC 20A पे कोई सर्टिफिकेशन नहीं होगा, बिकॉज स्मॉल कंपनी और OPC में कोई भी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्मॉल और OPC ऐसी कंपनीज होती है जिन पे सर्टिफिकेशन हमें चाहिए ही नहीं होता है। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्टिफिकेशन ऑफ द एनी फॉर्म ऑफ द स्मॉल कंपनी एंड 1% कंपनी। सो दीज आर द 3 रिलैक्सेशन। होप हमने बहुत डिटेल में आज इन रिलैक्सेशन को डिस्कस किया है। आफ्टर दिस वेबिनार आई मस्ट से कि किसी के माइंड में इन रिलैक्सेशंस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी नहीं हो गई। तो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब सेकंड अमेंडमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमें प्राइवेट कंपनीज के कंप्लायंसेस के डिस्कस करने हैं, उन कंप्लायंसेस से पहले जैसा एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि इस साल हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे, ऑडिटर्स रिपोर्ट बनाएंगे, डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाएंगे, तो कुछ अमेंडमेंट आए थे लॉ में 24 मार्च को, उनके अकॉर्डिंग इन सब में चेंजेस आए हैं। तो कौन से चेंजेस हमारे 31 मार्च 21 पे एप्लीकेबल होंगे, कौन से चेंजेस हमारे 31 मार्च 21 पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो अगर इसके लिए हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आता है अमेंडमेंट इन शेड्यूल 3 ऑडिटर रिपोर्ट और डायरेक्टर रिपोर्ट। मिनिस्ट्री ने शेड्यूल 3 में, ऑडिटर रिपोर्ट में और डायरेक्टर रिपोर्ट में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं।
शेड्यूल 3 हमें पता है इज रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, चाहे P&L बनाते हो, चाहे बैलेंस शीट बनाते हो, वो आपकी शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनती है। एंड ऑडिटर रिपोर्ट आप एवरी ईयर बनाती हो, और चार्टर्ड अकाउंटेंट या डायरेक्टर रिपोर्ट भी आप लोग बनाती है। तो 24 मार्च को 2 महीने पहले मिनिस्ट्री ने कुछ अमेंडमेंट्स की, कुछ अमेंडमेंट इन रूल्स में अमेंडमेंट लेके आए, शेड्यूल 3 के रूल्स में, कंपनीज अकाउंट रूल्स में, कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिट रूल्स में कुछ अमेंडमेंट किया। जो अमेंडमेंट था वो एक सिंपल अमेंडमेंट ये है कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया। तो मिनिस्ट्री ने डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है ऑडिटर रिपोर्ट में, डायरेक्टर रिपोर्ट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और बहुत लेवल तक बढ़ा दिया है। जैसा मैंने पर्पस लिखा, एक तो पर्पस है स्ट्रिंजेंसी इन द कंप्लायंसेस, एक है डिस्क्लोजर एडिशन, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्पस है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्पस है शेड्यूल 3 के अमेंडमेंट का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्पस है हमारी ऑडिटर रिपोर्ट के अमेंडमेंट का, डायरेक्टर रिपोर्ट के अमेंडमेंट का, वो ये है ट्रांसपेरेंसी। बिकॉज हमें पता है चाहे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, चाहे हम ऑडिटर रिपोर्ट की बात करें, या हम डायरेक्टर रिपोर्ट की बात करें, ये तीनों ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। तीनों डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, कभी भी एमसी की साइट पे इंस्पेक्शन करके ये तीनों अमेंडमेंट हम कभी भी एमसी की साइट, सॉरी तीनों डॉक्यूमेंट कभी भी एमसी की साइट पे पब्लिक इंस्पेक्शन करके हम देख सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ने जो रिलैक्सेशन दिया है इन तीन जो एडिशन किया है इन तीनों डॉक्यूमेंट में किया है, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, डिस्क्लोजर बढ़ेंगे तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो कंप्लायंस स्ट्रिंजेंट होंगे। बिकॉज अब हमें अगर एक की जगह आज हम 10 इंफॉर्मेशन देते हैं, आज हम 10 इंफॉर्मेशन देते हैं तो कल हमें 20 इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो वो जो 20 इंफॉर्मेशन देंगे तो डेफिनेटली स्ट्रिंजेंट तो हो जाएगा, कंप्लायंसेस और ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे, और ज्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा डिस्क्लोजर्स देते वक्त। तो हम इनको वन बाय वन अमेंडमेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपनीज अकाउंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। तो मिनिस्ट्री ने जो अमेंडमेंट किया फर्स्ट कंपनीज अकाउंट अमेंडमेंट रूल्स। अब अकाउंट अमेंडमेंट रूल्स में दो रूल्स में अमेंडमेंट किया, एक रूल 3 में अमेंडमेंट किया, एक रूल 8 में। रूल 3 इज टॉकिंग अबाउट मैनर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। हमें पता है कंपनीज एक्ट हमें अलाउ करता है कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकते हैं। उसके लिए रूल 3 है कंपनीज अकाउंट का रूल्स का। इस जो रूल है मैनर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इसमें मिनिस्ट्री ने एक प्रोविजो ऐड कर दिया है, एक नया प्रोविजो ऐड कर दिया है, प्रोवाइडेड दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021। सबसे पहले 24 मार्च को जब सर्कुलर आया तो यहाँ पे डेट लिखी थी फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021। 1 अप्रैल को एक और सर्कुलर निकाला मिनिस्ट्री ने, और ये फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल की डेट को चेंज करके उन्होंने कर दिया है फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2022। तो अब हम इसको ऐसा रीड करेंगे, फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2022, every company which uses accounting software maintain its books of accounts. Every company which is using accounting software maintain its books of account shall use only such accounting software which having this feature. 1 अप्रैल 2022 से अगर कोई कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन करती है फॉर द पर्पस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन करती है तो सिर्फ वही वाला सॉफ्टवेयर मेंटेन करेगी जिसमें फॉलोइंग फीचर्स होंगे। फीचर नंबर 1, recording of audit trail of each and every transaction. Feature number 2, creating an edit log for each change made in the books of account along with the date of such change were made and for ensure that the audit trail cannot be disabled. सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑडिट ट्रेल क्या होता है। ऑडिट ट्रेल इज अ स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल रिपोर्ट ऑफ द एंट्रीज मेड इन द सिस्टम। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप रीड कर सकते हो, मिनिस्ट्री ने बोला सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का ऑप्शन होना चाहिए, एडिट लॉग बनना चाहिए विद डेट चेंज। इसमें क्या होता है, आपने एक फॉर एग्जांपल आप टैली यूज करते हो, सॉफ्टवेयर यूज करते हो, टैली इज आल्सो सॉफ्टवेयर।
आप टैली यूज करते हो, टैली में आपने एक एंट्री की इन द मंथ ऑफ अप्रैल, 4 अप्रैल को एक एंट्री की, फिर आपने लेटर ऑन उस एंट्री को डिलीट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, अमेंड कर दिया, कुछ और अल्टरेशंस कर दिए उस एंट्री में, फ्यूचर में आपने उस एंट्री को ईयर खत्म होने से पहले डिलीट ही कर दिया या कुछ दोबारा अमेंड कर दिए, तो अब क्या है, ऑडिट ट्रेल और एडिट लॉग क्या होता है, आपका सिस्टम में सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड करेगा कि आपने किस दिन एंट्री की, क्या एंट्री की, पहले ये रिकॉर्ड की, फिर सेकंड डेट डालेगा और चेंज कि किस दिन चेंज किया और क्या चेंज किया। तो सबसे पहले एंट्री आएगी, मतलब एडिट ट्रेल बनेगा, एक ट्रेलिंग बन जाएगी कि पहले ये एंट्री डाली थी फिर इसमें ये, तो इस वे में एक प्रॉपर ट्रेलिंग बन जाएगी। दिस विल बी कंसीडर एज अ ऑडिट ट्रेल। ये ऑडिट ट्रेल प्रॉपर बनेगा और इसका डेट वाइज रिपोर्ट बनेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके ऑप्शन, आपने एंट्री डाली आपके पास, और दूसरा मिनिस्ट्री ने बोला कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे आपको मेक श्योर करना है कि उस सॉफ्टवेयर में एडिट ट्रेल को, ऑडिट ट्रेल को डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, वरना तो आप डिसेबल करोगे और एंट्री चेंज कर दोगे और आपका रिकॉर्ड नहीं बनेगा। तो प्रैक्टिकली क्या है, आज की डेट में भी हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, टैली, ईआरपी या कोई और सॉफ्टवेयर, ऑडिट ट्रेल का ऑप्शन उनमें भी है, मोस्टली सॉफ्टवेयर में है, पर उन सब में डिसेबल का ऑप्शन है, तो वो ऑलवेज डिसेबल ही रहता है। तो मिनिस्ट्री ने ये अमेंड कर दिया कि ऑडिट ट्रेल के ऑप्शन आप डिसेबल नहीं कर पाओगे, आपको वो हमेशा एबल ही रहेगा, वो हमेशा ओके ही होना चाहिए। सो अब यहाँ से क्या है, ऑडिट ट्रेल सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है ऑडिटर्स के लिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, बिकॉज आप लोग ऑडिट करने जाते हो, आप लोगों को नहीं पता एंट्री कब डली, एंट्री में क्या चेंज किया, एंट्रीज कौन सी डिलीट कर दी, कौन सी अमेंड कर दी, ऐसा हमें कुछ नहीं पता। हमें तो जो आज की डेट में टैली डाटा मिल जाएगा, हमें वो टैली डाटा ही देखना पड़ेगा। और 1 अप्रैल 22 से जब ये फीचर मैंडेटरी हो जाएगा कंपनीज के लिए, तो ऑडिटर्स के लिए कितना इजी हो जाएगा टू फाइंड आउट कि एंट्री कब हुई थी, एंट्री में क्या चेंज किया, क्या डिलीट किया। यू कैन आस्क टू द क्लाइंट कि ये क्यों चेंज हुआ, ये क्यों डिलीट हुआ, ये सब क्या। सो बेनिफिट्स क्या होंगे इसके, फ्रॉड को ये प्रिवेंट करेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगी ऑडिट, इजी एरर ट्रैकिंग। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस ऑडिट ट्रेल। तो ऐसा है कि डेफिनेटली अभी मैंने डिस्कस किया कि ये प्रोविजन 1 अप्रैल 22 से इंप्लीमेंट होगा सभी के ऊपर, बट ऐसा नहीं है ना कि हम 1 अप्रैल 22 से होगा तो 31 मार्च को क्लाइंट को बताएंगे कि आपको यूज करना है। बहुत सारे केसेस में क्या है कि एंट्रीज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, बहुत सारे केसेस में एंट्रीज कंपनीज खुद करती है। तो वहां पे डिफरेंशिएट क्या आता है कि अगर कंपनीज खुद एंट्रीज कर रही है तो कंपनी के स्टाफ को भी ये फीचर पता होना चाहिए, कंपनी का स्टाफ भी अवेयर होना चाहिए इस फीचर से। या हमारी ऑफिसेज की बात करते हैं हम, एज अ प्रोफेशनल ऑफिसेज, वी आर हैविंग अ स्टाफ, वी आर हैविंग द प्रोफेशनल ट्रेनीज वर्किंग अंडर अस, तो दे शुड बी अवेयर कि क्या एंट्री का क्या फीचर्स है। बिकॉज अब वो वाली चीज नहीं होगी ना कि 100 एंट्री की 100 बार चेंज कर दिया। नाउ वी विल ट्राई कि मिनिमम से मिनिमम चेंज हो। चेंज करना कोई गलत नहीं है, इलीगल नहीं है, चेंज कर सकते हो अगर वो जेन्युइन है, but you must have the reason for that. So now everyone will try कि कम से कम change हो, कम से कम इफेक्ट हो। So इसका सॉरी, तो ये है कि अब इस फीचर के लिए व्हाट इज द, आई विल लाइक टू सजेस्ट टू एवरीवन कि हमें एक चीज अपने माइंड में रखनी है। ऐसा फीचर्स, मान लो ये वाला सॉफ्टवेयर का प्रोविजन हमारा 1 अप्रैल 22 से एप्लीकेबल होगा, बट हमें आज से ही अपने स्टाफ को, आज से ही अपने कलीग्स को, अपने क्लाइंट्स को गाइड करना पड़ेगा इस प्रोविजन के लिए। बिकॉज रातों रात कोई ये सीख जाएगा ऐसा नहीं है, रातों रात हैबिट में ले आएगा ऐसा नहीं है। अभी हम वी आर हैबिचुअल, राइट नाउ वी आर हैबिचुअल टू डू 100 मिस्टेक्स एंड टू करेक्ट देम, बट धीरे धीरे हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पस इट शुड बी लाइक दिस,
हमें अभी से सबको गाइड करना पड़ेगा, अभी से यूज करना पड़ेगा। दिस इज माय पर्सनल सजेशन टू एवरीवन कि आपके इस जो भी क्लाइंट्स है, कलीग्स है, स्टाफ है, उनको अभी से हम इसके लिए अवेयर करना शुरू करें। आई हैव वन क्वेश्चन हियर, whether this amendment will applicable to every company या कुछ कंपनीज को एग्जाम्पशन है, जैसे 1 पर्सन स्मॉल कंपनी, क्या इनको एग्जाम्पशन है या सभी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा? Anyone, any views? क्या ये सभी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा या एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज? जैसे कि हमें पता है स्मॉल कंपनीज है, ओपीसीज है, क्या उनको कोई बेनिफिट मिलेगा? कुछ आंसर्स आए हैं, एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज, यस। This software is applicable, this provision is applicable on all companies which uses accounting software for maintaining books of account। आज की डेट में इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में 99% कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट सॉफ्टवेयर से ही मेंटेन करती है, चाहे वो वर्किंग कंपनी हो, चाहे वो नॉन वर्किंग कंपनी हो, चाहे वो नील टर्नओवर की कंपनी हो, स्टिल 99% कंपनीज एज ऑन डेट इंडिया में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ही वर्क करती है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि 99% कंपनीज, तो प्रैक्टिकली दिस प्रोविजन विल एप्लीकेबल ऑन द 99% ऑन द कंपनीज। So this is the provision, so this is the thing which we have to keep in mind। So practically 99% companies पे ये provision applicable हो जाएगा। Any query on this provision? Because ये ऐसे provision है जो chartered accountants के लिए important है। तो ये provision chartered accountants के लिए बहुत important है, not only कि हमें पता होना चाहिए, बट बिकॉज हमें इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, हमारे स्टाफ को भी इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आई थिंक समवन हैज मेंशन्ड सम क्वेश्चन, इज दिस टाइप ऑफ ट्रेल इज देयर इन द इंटरनेशनल प्रैक्टिस आल्सो? यस, इंटरनेशनल प्रैक्टिस में ऑलरेडी है ये टाइपिंग ऑफ ट्रेलिंग ऑप्शन। तो इंडिया इज इंप्लीमेंटिंग दिस ट्रेलिंग ऑप्शन। देवेश जी, एक डिस्कशन कह सकते हैं इसको, या क्वेरी का पॉइंट भी कह सकते हैं। बताइए प्लीज। जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में जो स्मॉल कंपनीज है स्पेसिफिकली, हाँ जी, उनके लिए ये एप्लीकेबल करना कहाँ तक ठीक हम इसको कह सकते हैं, हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स कि उनके जो अकाउंटेंट्स की कैपेसिटी, उनके अकाउंटेंट्स की अवेलेबिलिटी। यस, तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं ये फिर से जो छोटी कंपनियां हैं उनको ये मैनुअल अकाउंटिंग की तरफ नहीं है कि वो रिजॉर्ट करेंगे कि यार इससे अच्छा तो मैनुअल कर लें। मैम देखो, एक चीज जो आप बोल रहे हैं मैनुअल कर लें, तो आज की डेट में क्या है कि सब जो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू इतनी कन्वीनियंस हो चुकी है सभी को कि मैनुअल में जाते वक्त एक बार पर्सन सोचेगा कि मैनुअल में जाना कोई जल्दी से कोई प्रेफर करेगा नहीं। बिकॉज आपको पता है सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें कितनी फैसिलिटीज है कि हम किसी भी डेट का डाटा निकाल सकते हैं, किसी भी डेट की बैलेंस शीट, किसी भी डेट के हम ट्रायल्स निकाल लेते हैं। वो फीचर्स हमें मैनुअल में तो मिलती नहीं है। अब जो बात है कि स्मॉल कंपनीज के लिए ये बर्डन हो जाएगा, तो हम प्रैक्टिकली ठीक है, नो डाउट, कहीं भी जैसा मैंने बोला कोई भी कंप्लायंस बढ़ता है तो थोड़ा सा बर्डन तो बढ़ता है, बट अगर एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोफेशनल या एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल थिंक ऑन दिस, तो दिस इज रियली अ गुड प्लेटफॉर्म, because this will allow to chartered accountants, the government to know what is going on in this provisions, what is going on in these things। तो मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेटली थोड़ा सा बर्डन है, थोड़ा सा इशू है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि जो भी आज चाहे स्मॉल कंपनीज में मान लो अकाउंटेंट भी काम कर रहा है, तो उस अकाउंटेंट को सॉफ्टवेयर में एंट्रीज करना आता है तभी वो कर रहा है। बस ये है कि अब हमें थोड़ा केयर ज्यादा रखना पड़ेगा इस प्रोविजन में, कि हमें ज्यादा केयर से वर्क करना पड़ेगा कि कम से कम मिस्टेक्स हो, कम से कम चेंजेस आए इसके अंदर। बिकॉज एज ऑडिटर कैन आस्क कि चेंज क्यों हुआ है, क्या रीजन था, क्या इसके पीछे का पर्पस है, एवरीवन इन दैट कैन आस्क। तो डेफिनेटली एक ये फ्रॉड्स को प्रिवेंट करेगा, एक गवर्नेंस को इंक्रीज करेगा कंपनीज के माइंड में। आप जो स्मॉल कंपनीज की बात करते हैं, ज्यादातर क्या होता है ऐसी चीजें स्मॉल कंपनीज में होती है, तो उनके लिए भी एक ये हेल्प करेगा उन्हें कि यस कि अब हमें और ज्यादा डिलीजेंस से और ज्यादा केयर से काम करना है।
So according to me, this will be a way. Further, if Sumit ji is also there, so I would like to ask to Sumit ji, sir, आपका क्या view है इस पे? देवेश जी, आपके व्यू से मैं एग्री करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये ऑडिट ट्रेल की बात हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे लिए ऑडिट ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है। अब आशा जी ने बोला कि बर्डन बढ़ेगा, तो बर्डन नहीं, ये कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस थी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू है, जहाँ पर जो प्रैक्टिस फॉलो नहीं हो रही। ऑलरेडी दीज रूल्स वर देयर, जहाँ पर रूल 3 जो पहले भी बात करता था कि अगर हम ई फॉर्म में बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं, तो वी शुड हैव मेंटेन 2 फीचर्स, कि अगर हम उसे अल्टर ना कर सके फ्यूचर में, और उसे रिट्रीवल होना चाहिए एज इट इज मैनर में। तो उन पॉइंट्स को ही मैंडेटरी करने के लिए उन्होंने इस फीचर को और एडिशन करते हुए मैंडेटरी किया, जहां पर ये प्रोविजन भी डाला कि ऑडिट ट्रेल होनी चाहिए, और ऑडिट ट्रेल डिसेबल भी नहीं होनी चाहिए। Yes. तो ये फीचर टैली में भी उन्होंने, टैली वालों से अगर मैंने बात करी, तो टैली वालों ने भी ये फीचर इनिशिएट कर दिया है। तो अगर हम स्मॉल कंपनी की बात कर रहे हैं कि बर्डन बढ़ेगा, नहीं, अगर हम बीइंग ए प्रोफेशनल ये बात सोचें, तो कहीं ना कहीं जो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फेल्योर था या कमी थी, उसे इनहेंस करने की कोशिश की गई है इस पॉइंट के माध्यम से। And I think this will help the auditors also, Sumit ji. डेफिनेटली Auditors को तो क्योंकि ये काफी अच्छी आशा जी का मदद पॉइंट इसलिए यहाँ पर वैलिड है, क्योंकि कुछ कंपनी में, स्मॉल कंपनी में अगर हम देखते हैं, तो ऑडिटर्स समवेयर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो कि वैलिड नहीं है। तो अगर ऐसी इश्यूज हैं, तो वहाँ पर ऑडिट ट्रेल होगी। अगर अपनी ही किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो वी शुड टेक केयर दोज पॉइंट्स, और उन्हीं पॉइंट्स को सिक्योर एंड सेव करने के लिए ये पॉइंट को कंसीडर किया गया। है सुमित जी। मैम और कोई आपका क्वेश्चन इस पे? नहीं सर, क्वेश्चन तो नहीं है, बस ये कि गोइंग आई फुल्ली एग्री कि गोइंग फॉरवर्ड ये नीड है कि होना चाहिए, यहाँ पर सारे चेक्स लगाने जरूरी हैं, बट आई थिंक कि इट कुड हैव बीन डन इन ग्रेजुअल मैनर, कि पहले बिग कंपनीज और ऐसे करके, एंड इट्स नॉट अबाउट कि ऑडिटर्स जहाँ पे बुक्स बना रहे हैं। अभी आशा जी आपका पॉइंट वैलिड है, क्योंकि 1 अप्रैल को उन्होंने 1 अप्रैल 2021 को अप्लाई किया था, बट हाँ, 1 तो साल 1 ईयर का टाइम मिल गया है, 1 ईयर का टाइम मिल गया, कर दिया। इट मे बी पॉसिबल कि आपका पॉइंट बोरो कर लिया जाए और सम स्मॉल कंपनीज को रिलैक्सेशन दी जाए, बट इसमें लगता नहीं है, क्योंकि ये इशू कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है कि ऑल्दो सही है, लगता नहीं है, बस इट्स नॉट Yes. अबाउट कि जहाँ पे ऑडिटर्स बना रहे हैं वो तो ऑल टुगेदर ही इलीगल चीज हो गई, गलत हो गया। प्रॉब्लम वहां आती है जहाँ हमारे पास जब बुक्स आती हैं और मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स हमें उसको करेक्ट करवानी पड़ती हैं, और अब एज एन ऑडिटर ये एक स्ट्रेस का पार्ट और हो गया कि अब मुझे ऑडिट ट्रेल में दिख रहा है कि उसने कब इसको करेक्शन किए है और क्या क्या किया है, करेक्ट करवाया भी और करेक्शन भी पता है, और उसकी रिपोर्टिंग भी हमें पता है कि कहाँ पर क्या करनी है, तो वहां पर फंस जाएंगे। पार्ट ऑडिटर के लिए, तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है कि अभी से हम इस साल ही, जो 21-22 फाइनेंशियल ईयर है, क्लाइंट्स को अवेयर करें कि अगले साल Yes, ये बैक डेटिंग absolutely. एंट्री और ये चीज अमेंडमेंट्स पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए 1 साल का समय सभी के पास अवेलेबल है। Yes, absolutely. एग्जैक्टली सुमित जी, मेरा भी यही पॉइंट है कि जो मिनिस्ट्री ने अब 1 साल डेफर किया है, उनका भी पर्पस डेफर करने का यही है कि सब लोग इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम मिल जाए। वरना 24 मार्च को सर्कुलर आया, बोला 1 अप्रैल 21 से हो जाएगा, 7 डेज में सभी इम्प्लीमेंट कर ले, पॉसिबल नहीं था। सभी को गाइडेंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो उस पर्पस के लिए ही इन्होंने 1 साल इसको डेफर किया है कि चलो अब 1 साल डेफर हो गया है, तो आप एटलीस्ट अब 1 अप्रैल 22 तक आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली एज ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज अ प्रोफेशनल मेरा भी यही व्यू है कि ऐसा नहीं है कि हम इसको 1 अप्रैल 22 में जाके इम्प्लीमेंट करें। फॉर द इंटरनल पर्पस हमें इसको 5-6 महीने पहले इम्प्लीमेंट करवा देना चाहिए अपनी कंपनीज में, क्लाइंट कंपनीज में, तो एक ये हैबिट में आ जाएगा। जो हमारी मिस्टेक्स ज्यादा करने की हैबिट है वो अपने आप 5-6 महीने में कम हो जाएगी, बिकॉज ऐसा नहीं है कि 1 अप्रैल को शुरू करेंगे और पहले दिन से ही हम परफेक्टली स्टार्ट कर देंगे। तो डेफिनेटली इट शुड ऐड ऑन इन द हैबिट ओनली। सो नेक्स्ट अब जो अमेंडमेंट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट इज द सेकंड अमेंडमेंट इन रूल 8, मैटर टू बी इंक्लूड इन द बोर्ड रिपोर्ट। हमारी जो बोर्ड रिपोर्ट बनती है वो बनती है एज पर सेक्शन 134 प्लस रूल 8 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट रूल्स। रूल 8 में कुछ क्लोजेस है, 10 क्लोजेस। मिनिस्ट्री ने 2 नए क्लोज ऐड कर दिए जो आपको डायरेक्टर रिपोर्ट में देने हैं।
Number 1, the detail of the application made or any proceeding pending under the insolvency bankruptcy code 2016 during the year along with their status at the end of the financial year. Second, the details and the difference between the amount of valuation done at the time of one-time settlement and valuation done while taking the loan from the bank. तो मिनिस्ट्री ने दो ये अमेंडमेंट किए हैं कि ये दो डिस्क्लोजर आपको डायरेक्टर रिपोर्ट में और ऐड ऑन करने पड़ेंगे. बेस्ट थिंग, ये अमेंडमेंट इंपैक्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से. 1 अप्रैल 2021 से जब ये अमेंडमेंट इंप्लीमेंट होगा तो ये हमारे जो इंपैक्ट करेगा वो उस डायरेक्टर रिपोर्ट को करेगा जो 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 के लिए बनाएंगे. जब 31 मार्च 22 की हम डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएंगे तब हमें ये दो डिस्क्लोजर ऐड ऑन करने हैं. इस साल 31 मार्च 21 की अगर आप डायरेक्टर रिपोर्ट बना रहे हैं तो इस साल की डायरेक्टर रिपोर्ट में कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है. नेक्स्ट अमेंडमेंट आया कंपनीज ऑडिटर एंड ऑडिटर अमेंडमेंट रूल्स. जो कंपनीज ऑडिटर एंड ऑडिटर्स अमेंडमेंट रूल्स है, इन रूल का डायरेक्ट इंपैक्ट है ऑडिटर रिपोर्ट पे. बिकॉज जो मिनिस्ट्री ने ये अमेंडमेंट किए हैं, ये अमेंडमेंट ही मिनिस्ट्री ने जो किए हैं वो डायरेक्टर रिपोर्ट में किए हैं. यहाँ वाले अमेंडमेंट में मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट इंपैक्ट है ऑडिटर रिपोर्ट में. बिकॉज ये वाले अमेंडमेंट मिनिस्ट्री ने डायरेक्टली ऑडिटर रिपोर्ट में किए हैं कि आपको ऑडिटर रिपोर्ट में कुछ नए डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे. अब नए डिस्क्लोजर जैसे कि हमें क्या देने पड़ेंगे, तो रूल 11 इन द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स. कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स में रूल 11 है. रूल 11 में कुछ क्लोजेज है जो हम ऑडिटर रिपोर्ट में लिखते हैं. डी तक क्लोज थे, तो मिनिस्ट्री ने क्या किया है, क्लोज डी को तो रिमूव कर दिया है. क्लोज डी वाज टॉकिंग अबाउट स्पेसिफाइड बैंक नोट्स. स्पेसिफाइड बैंक नोट्स की जो हम बात करते हैं, ये हमारा जब डिमोनेटाइजेशन के टाइम ये प्रोविजन आया था, तो इसको तो मिनिस्ट्री ने रिमूव कर दिया है. एंड 3 नई क्लोजेज ऐड कर दिए, ई, एफ और जी. क्लोज ई के दो पार्ट है. क्लोज ई मैं जनरल में रीड नहीं करता हूं, मैं आपको बेसिक बता देता हूं. क्लोज ई इज टॉकिंग अबाउट कंपनी ए इन्वेस्ट समथिंग इन कंपनी बी एंड कंपनी बी ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी ए इन्वेस्टिंग इन कंपनी सी. कंपनी ए ने डायरेक्ट कंपनी सी में इन्वेस्ट नहीं करके इंटरमीडिएट के थ्रू कंपनी सी में इन्वेस्टमेंट किया है, वेदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली लैंड किया है, इन्वेस्टमेंट की है. तो अगर कंपनी में इस टाइप के कोई भी ट्रांजैक्शन किए हैं, अभी हम कंपनी ए की बात कर रहे हैं एज ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप कंपनी ए के ऑडिटर हो, कंपनी ए ने ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, तो आपको अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट में इसके ऊपर डिस्क्लोजर्स देना पड़ेगा. सेकंड, सेम सिचुएशन में मिनिस्ट्री ने बोला कि यू आर एन ऑडिटर ऑफ कंपनी बी, जो इसका पार्ट 2 है, कि आप कंपनी ए की जगह कंपनी बी के अगर ऑडिटर हो, तो आपको कंपनी बी के अगर आप ऑडिटर हो तो कंपनी बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यहाँ पे कंपनी बी ने देखा जाए तो ऐसा डमी वर्क किया है, तो आपको कंपनी बी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में. दिस इज क्लोज ई. क्लोज एफ इज टॉकिंग अबाउट whether the dividend declared or paid during the year by the company is in compliance with section 123. कि कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो डिविडेंड पे किया है, क्या वो कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 123 के अकॉर्डिंग है या नहीं है. अभी तक क्या था कि एज ऑडिटर आप कंप्लायंसेस तो चेक करते थे, बट अगर आप कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर या पे किया तो आपको 123 पे तो स्पेसिफिकली डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. 123 को तो आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि हाँ कंपनी ने 123 का कोई कंप्लायंस किया है. तो एज अ ऑडिटर मिनिस्ट्री ने डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दी है. मिनिस्ट्री रेगुलर बेस पे एज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाती जा रही है कि एज ऑडिटर अब आपको 123 को भी इतने केयरफुली चेक करना पड़ेगा. नेक्स्ट हम आते हैं जी पे. अब क्लोज जी है, दिस इज टॉकिंग अबाउट ऑडिट ट्रेलिंग सॉफ्टवेयर. अभी जो हमने ऑडिट ट्रेल सॉफ्टवेयर की बात की थी, इसको मेंटेन करना, इसको यूज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की, बट अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेन करना, यूज करना. तो ऐसा तो नहीं है कि मिनिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑडिटर को कोई डिस्क्लोजर ना देना पड़े. तो यहाँ पे भी मिनिस्ट्री ने एक डिस्क्लोजर एड ऑन कर दिया है कि कंपनी को भी उस पर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, जो कि क्या ऑडिटर को भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ऑडिटर्स रिपोर्ट में, क्या कंपनी अपना सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली यूज कर रही है, उसमें डिसेबल का ऑप्शन तो नहीं है ना, कंपनी ने प्रॉपर्ली मेंटेन किया या नहीं किया, व्हाटएवर आपको कंप्लीट डिटेल ऑडिटर रिपोर्ट में देना पड़ेगा. ये 3 अमेंडमेंट आए हैं, ई, एफ और जी. जो अमेंडमेंट ई और एफ है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से. 1 अप्रैल 2021 से इंप्लीमेंट हो रहा है, मतलब
जो 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट बनेगी, 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट बनेगी, उसमें आपको डी, ई और एफ का तो इम्पैक्ट देना पड़ेगा। बट जो क्लोज जी है ये 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट होगा, तो मतलब जब 22-23 की ऑडिटर रिपोर्ट बनेगी तब ये क्लोज जी आपको देना पड़ेगा। डी, ई, एफ 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट में इम्पैक्ट कर जाएंगे, जी 31 मार्च 23 की बैलेंस शीट में इम्पैक्ट करेगा। These are the certain amendment by the ministry in the auditors report. तो ऑडिट रिपोर्ट में अभी जो 24 मार्च को अमेंडमेंट आया है उसके रिगार्डिंग ऑडिटर रिपोर्ट में कोई नए डिस्क्लोजर एड ऑन नहीं किए हैं। इस पे बस मैं 1 मिनट और सुमित जी का लूंगा। सुमित जी, ऑडिटर रिपोर्ट में जो अभी 24 वाले मार्च वाले तो अभी 31 मार्च 21 को इम्पैक्ट नहीं करेंगे, कुछ और पॉइंट्स तो इस साल नहीं आए ना जो ऑडिटर रिपोर्ट में डालने हो? नहीं देवेश जी, ऑडिट रिपोर्ट में अभी देयर इज नो एनी चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग ऑडिट रिपोर्ट। राइट, अगले साल से चेंजेस जो आएंगे अगले साल से तो हमारा कार और ये सब चीजें आ जाएगी। अभी इस साल एज इट इज ऑडिट रिपोर्ट हमारी सेम रहेगी, तो उसमें देयर इज नो चेंजेस। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू फॉर दिस थॉट। Now the third amendment is amendment in Schedule 3, or I must say this is a big amendment. Why this is a big amendment? Because लॉ तो बोलता है कि बैलेंस शीट बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्टर्स की, मैनेजमेंट की। As per law, it is responsibility of the management, it is responsibility of the director to prepare the director's report, financial statement. तो लॉ के अकॉर्डिंग तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट practically we all are aware कि who are preparing the financial statement, who are helping them to preparing the financial statement, that we are the auditors. We auditors help them to prepare the financial statement. We auditor help them to we even not only help, we even prepare the financial statements also for them. So we are the auditor who have to do this thing. अब इसमें क्या है कि as the auditor are doing the practice regarding to the financial statement and all, so यहाँ पे disclosure की requirement इतने से इतनी हो गई है। अभी भी आप जब बैलेंस शीट बनाते थे तो कितने सारे disclosures देते थे, अब वो इतने सारे disclosure हो गए। Schedule 3 is talking about the financial statement. Schedule 3 are divided into 3 parts. Part 1 is the financial statement for the companies. When financial statement are required to be compliant with company's account rules. Part 1 is talking about accounting standards, AS. Part 2 is talking about Ind AS. Part 3 is talking about NBFC Ind AS. Sir, let's discuss the amendment in the financial statement. अभी अमेंडमेंट डिस्कस करने से पहले एक और चीज, जितने भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अभी अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे ना, ये अमेंडमेंट इंप्लीमेंट तो हमारे 1 अप्रैल 21 से हो रहे हैं, मतलब जो 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट बनेगी उस पर इंपैक्ट करेगा। बट यहाँ पे एक पॉइंट है मेरा, हाउएवर ये जो अमेंडमेंट है 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट पे नहीं लगेगा, बट जब आप 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको कंपैरेटिवली 31 मार्च 21 की भी बनानी पड़ेगी। तो प्रैक्टिकली ये हम जो जितने डिस्क्लोजर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपको ऑल दो 31 मार्च 21 के लिए बनाने ही पड़ेंगे, चाहे आप इन्हें आज बना लो, चाहे आप इन्हें नेक्स्ट ईयर जाके बनाओ। आज बना लोगे तो नेक्स्ट ईयर सिर्फ 31 मार्च 22 के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 21 के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी और 31 मार्च 22 के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। सो 31 मार्च 22 से तो इंप्लीमेंट हो जाएंगे। और एक चीज और, ऐसा नहीं है कि 31 मार्च 22 से इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो आज हम इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे कि आज की डेट में तो है नहीं, 31 मार्च 21 पे तो है नहीं। गाइस, वन थिंग, जब हमारी फाइनेंशियल्स होते हैं ना, वो पूरे फाइनेंशियल ईयर पे बेस होते हैं। अगर हम साल के लास्ट में जाके प्रोविजन पढ़ेंगे और बनाएंगे ना, तो हो सकता है कि साल के बीच में हमने ऐसी कुछ गलतियां कर दी कि अगर हमें पहले प्रोविजन पता होता तो हम साल के बीच में सही कर देते, पर अब साल के लास्ट में हमारे पास ऑप्शन नहीं है सही करने का। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जब हम डिस्कस करेंगे आपको लगेगा कि हमें ये इंप्लीमेंट इस साल से ही कर लेने चाहिए प्रोविजन, एंड 31 मार्च 22 तक का वेट नहीं करना चाहिए, स्टार्ट कर लेना चाहिए। पहला इज द राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का प्रोविजन अभी तक तो था कंपनीज एक्ट में, बट वो था ऑप्शनल। अब ये कर दिया है राउंडिंग ऑफ मैंडेटरी। 31 मार्च 21 के लिए तो अभी भी राउंडिंग ऑफ ऑप्शन है, बट 31 मार्च 22 के लिए मैंडेटरी कर दिया है। For the purpose of rounding of figure, statement of financial, the total income company shall be considered as on basis. अब राउंडिंग ऑफ के लिए भी इन्होंने प्रोविजन प्रोसेस दिया है। अगर आपकी टर्नओवर टोटल इनकम 100 करोड़ रुपीस तक की है, अगर आपकी टोटल इनकम 100 करोड़ तक है,
तो जो राउंड ऑफ होगा वो नियरेस्ट 100,000 lakhs मिलियंस और डेसिमल में होगा। और अगर आपकी टोटल इनकम 100 करोड़ से या उससे ज्यादा है तो आपका जो राउंड ऑफ होगा वो नियरेस्ट लैक्स मिलियंस करोड़ और डेसिमल्स में होगा। इन दिस बेसिस आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। किसी की कोई भी क्वेरी हो ना, यू प्लीज मस्ट से अगेन एंड अगेन, प्लीज फील फ्री टू आस्क कि हम साथ के साथ उस क्वेरी को पूछें और क्लियर करें। Devesh ji, one point is here. Yes, Sumit ji. Earlier there was revenue. Now this, Yes, yes, Sumit ji. Now again this total income has been changed. Yes. So why this happened? See, जो टोटल इनकम जो उन्होंने वर्ड यूज किया है, पहले हम नेटवर्क मतलब टर्नओवर वर्ड यूज करते थे, उन्होंने टोटल इनकम चेंज कर दिया है। सॉरी, रेवेन्यू यूज करते थे। हाँ, रेवेन्यू यूज करते थे। अब उन्होंने जो इसको टर्मिनोलॉजी को टोटल इनकम यूज करना स्टार्ट कर दिया है। प्रैक्टिकली जो मिनिस्ट्री ने जो इसका अमेंडमेंट का जो रूल्स में अमेंडमेंट किए, वहां पे इन्होंने कहीं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि ये रेवेन्यू से टोटल इनकम क्यों बोलने लग गए हैं। इवन आई हैव स्टडीड द रिपोर्ट ऑफ द कंपनी लॉ कमिटी आल्सो कि उसमें भी कुछ नहीं था। तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू आस्क सुमित जी, अगर आपको इसके पीछे का कुछ बेसिस पता है तो प्लीज क्लैरिफाई दिस। नो, ये भी मैं भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह तो टोटल इनकम में अदर इनकम विल आल्सो बी कंसीडर्ड। यस, revenue from operation and other income. Total income में other income will also be considered. And this is mandatory now. Yeah, mandatory। तो उन्होंने राउंडिंग ऑफ के लिए टोटल इनकम ले लिया कि कंपनी की टोटल इन टोटलिटी कितनी इनकम है। राइट। तो अगर आपकी 100 करोड़ से कम टर्नओवर है तो आपको नियरेस्ट 100,000 lakhs में मिलियंस में डेसिमल्स में करना ही पड़ेगा। 100 करोड़ से ज्यादा है तो 100 का ऑप्शन ही नहीं है, 1000 का ऑप्शन नहीं है, लैक्स से शुरू करना पड़ेगा। तो 31/22 में जब ये करेंगे तो 31/21 की सारी फिगर्स पे भी हमें ये सारे फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं एडिशनल डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। अब आप जब एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा तो यू विल सी कि बैलेंस शीट में कितने सारे डिस्क्लोजर बढ़ा दिए हैं। पहला, शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर। आज तक इतने सालों से बैलेंस शीट बनाते आए हैं, हमने शेयर होल्डिंग में देखा है शेयर होल्डिंग ऑफ द शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5% ऑफ द शेयर होल्डिंग, बट कहीं भी शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर नहीं था। बट दे हैव मेंशन अबाउट द शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स। अब हमें सबसे बड़ा यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि अब हमें फोकस करना पड़ेगा हु आर द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। आज तक एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ कंपनी मैंने देखा है, एज अ प्रोफेशनल मैंने एनालाइज किया है कि हम ज्यादा फोकस नहीं करते थे कि हु आर द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। बट नाउ इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फोकस कि हु आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज अब कंपनीज के प्रमोटर्स की नॉलेज होना भी हमारे लिए बहुत मैंडेटरी है फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन। तो हमें शेयर होल्डिंग देनी है प्रमोटर्स की, वो भी इस फॉर्मेट में। सीरियल नंबर, प्रमोटर का नेम, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उस प्रमोटर के पास, जो उसके नंबर ऑफ शेयर है, कंपनीज की परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग के वो कितने परसेंट है। ठीक है, परसेंट ऑफ चेंज ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 31 मार्च 21 को मेरी परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग थी 15%। 31 मार्च 22 को कोई अलॉटमेंट हो गई, राउट इशू हो गई या कुछ भी हो गया, मेरी हो गई 20%। तो मुझे वो चेंज ऑफ परसेंटेज देना पड़ेगा कि जो मेरा चेंज हुआ है 5% से मेरी शेयर होल्डिंग चेंज हो गई है। तो दैट वी हैव टू गिव हियर। और हमें हर क्लास ऑफ शेयर के डिफरेंट डिफरेंट देना पड़ेगा। द मैनेजमेंट शैल गिव डिटेल सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर। इक्विटी के लिए अलग टेबल बनेगी, प्रेफरेंस के लिए अलग, प्रेफरेंस में भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है तो उनके लिए अलग। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हु इज प्रमोटर? आई एम जस्ट आस्किंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, हु इज प्रमोटर अंडर कंपनीज एक्ट? Anyone can answer कि who is promoter as per Companies Act? Because जैसा मैंने बोला, आज तक हमने इस प्रोविजन पे फोकस नहीं किया, कोई इशू नहीं है, बट आज इस प्रोविजन पे हमें फोकस करना पड़ेगा। आज हमें देखना पड़ेगा who are the promoters। तो anyone can tell कि who is promoter under Companies Act? Initial subscriber who had subscribed the MOA. Okay, first answer we have received that the initial subscribers are the promoters of the company. Any other views?
किसी का कोई भी व्यू, वी आर नॉट हियर टू जज एनीवन, वी आर नॉट हियर जस्ट कि हम वी आर आस्किंग द क्वेश्चन कि हमें एक जस्ट व्यू मिलता रहे अबाउट दैट कि किसका क्या व्यू है, हु इज प्रमोटर। मेंशन एंड आरओसी एनुअल रिटर्न, यस। अब प्रमोटर की डेफिनेशन जनरली हमारा व्यू क्या रहता है, प्रमोटर जिसने कंपनी बनाई है, प्रमोटर जिसका एमओए एओए में नाम लिखा हुआ है, प्रमोटर जो कंपनी चला रहा है। बट ये तो हमारे जनरल मीनिंग है, ठीक है, बट हमें जाना पड़ता है कि लॉ की लैंग्वेज क्या कहती है, व्हाट लॉ टॉक्स अबाउट द प्रमोटर। तो अब जब हम लॉ की लैंग्वेज देखते हैं, जब प्रमोटर के लिए हम लॉ की लैंग्वेज को एनालाइज करने लगते हैं, तो लॉ की लैंग्वेज बोलती है who had been named as such in the prospectus। prospectus तो हर कंपनी नहीं करती है, but identify the company in the annual return। every year हम कंपनीज की एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं MGT7, every year हम MGT7 फाइल कर रहे हैं। MGT7 में हम नाम देते हैं प्रमोटर्स का। तो जिस पर्सन का नाम हमने MGT7 में दिया एज अ प्रमोटर, दैट पर्सन विल बी कंसीडर एज अ प्रमोटर और उसकी शेयर होल्डिंग देनी पड़ेगी। तो अभी हमारे पास चांस है, इस साल ऑडिटर्स के पास एक चांस है कि वो अपनी कंपनी से डिस्कस करे कि आप किसको प्रमोटर दिखाना चाहते हो। तो 31 मार्च 21 के जब बैलेंस एनुअल रिटर्न फाइल होगी तो आप उस पर्सन का नाम उसमें प्रमोटर में डाल सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आपने अगर 31 मार्च 21 में उस पर्सन का नाम एज अ प्रमोटर दिखाया है, तो जब आप 21 मार्च 22 की बैलेंस शीट्स रेडी करोगे तो आपको सिर्फ उसी पर्सन को एज ए प्रमोटर दिखाना पड़ेगा। उस केस में आप ये नहीं कर सकता कि कोई पर्सन चेंज हो गया है। तो आज की डेट में आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू डिस्कस एंड देन can promoter and shareholder be different? Yes, promoter and shareholder can be different. There may be a thing कि एक डायरेक्टर है, कंपनी ने उसको प्रमोटर दिखाया है, बट कंपनी वो डायरेक्टर के पास कोई शेयर होल्डिंग कंपनी की नहीं है। तो डेफिनेटली अ प्रमोटर एंड अ डायरेक्टर कैन बी डिफरेंट पर्सन, इट इज वेरी clear. And can a promoter and director be same? So my answer is I have already given answer of this question also, yes, कि promoter and director can be same, promoter and shareholder can be same, or they may be different also. So it's totally depend. There is no hard and fast rule कि आप किसको दिखाएंगे, it depend upon the company to whom they consider as their promoter. So we have to be very clear with the provision of the promoters. Next, trade payable aging schedule. कंपनी को ट्रेड पेबल एजिंग शेड्यूल भी देना है। अब ट्रेड पेबल एजिंग शेड्यूल, अब ये क्या चीज है, नया पॉइंट लेके आए, आपको एक शेड्यूल देना है इन दिस फॉर्मेट, पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग फॉर द फॉलोइंग पीरियड ड्यू फ्रॉम द पेमेंट। मतलब क्रेडिटर्स का ट्रेड पेबल एजिंग शेड्यूल, क्रेडिटर्स का आपका जो पेंडिंग है लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर टू 2 ईयर, 2 ईयर टू 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर टोटल। और किसका, एमएसएमई का, अदर्स का, डिस्प्यूटेड एमएसएमई, डिस्प्यूटेड अदर। मतलब आपका, आप फॉर एग्जांपल कंपनी के 100 क्रेडिटर्स है एज ऑन 31 मार्च 22, उन 100 को पहले तो आप 4 कैटेगरी में डिवाइड करो, एमएसएमई कौन सा है, अदर्स कौन सा है, डिस्प्यूटेड एमएसएमई कौन सा है, डिस्प्यूटेड अदर्स कौन सा है। उस 4 कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए हर कैटेगरी को 4 पार्ट में डिवाइड करो, 1 साल से कम कौन से, 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल, मोर देन 3 ईयर, ऐसे कैटेगरीज में डिवाइड करके आपको डाटा डालना पड़ेगा। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जब मैंने बोला था कि प्रोविजन बहुत सारे हार्ड वर्क बढ़ जाएगा, बहुत एफर्ट बढ़ जाएंगे, दिस इज द रीजन फॉर द सेम। ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल एजिंग शेड्यूल डेटर्स के लिए भी बनाना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ टू 1 ईयर, 1 ईयर टू 2 ईयर, 2 ईयर टू 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर गुड्स, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर डाउटफुल, और डिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड। तो इस फॉर्म में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। टाइटल डीड्स ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी, कंपनी शैल प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द इमोरल प्रॉपर्टी हुज टाइटल डीड नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। मैनी टाइम इट में हैपन कि कंपनी की immovable property is not in the name of the company, but they are the owner of the property. So those detail also required to give in the financial statement disclosures. Disclosure of the revaluation. This is a very good point. Where the company has revalued its property, plant, equipment, the company shall disclose as the whether of revaluation is based on the valuation. अब कंपनीज एक्ट में क्या है, कंपनीज एक्ट बोलता है कि आप कंपनीज एक्ट के पर्पस से कोई भी वैल्यूएशन करवाते हो, कंपनीज एक्ट के पर्पस से अगर कोई भी वैल्यूएशन होती है तो वो रजिस्टर वैल्यूअर ही करेगा। So we have to be clear कि कंपनीज एक्ट के पर्पस से कोई भी अगर हम वैल्यूएशन करवा रहे हैं तो वो रजिस्टर वैल्यूअर ही करेगा। अगर आप कंपनी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की वैल्यूएशन कराई है तो कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, क्या हमने ये वैल्यूएशन रजिस्टर वैल्यू से करवाई है या नहीं करवाई है। तो नाउ मैंडेटरी टू
गेट इट रीवैल्यूड फ्रॉम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ओनली। रजिस्टर्ड वैल्यूअर के अलावा आप किसी से कराएंगे तो यहाँ पे आप क्या मेंशन कर पाएंगे? नेक्स्ट, डिस्क्लोजर ऑफ द लोन एडवांस टू द डायरेक्टर्स, KMP एंड रिलेटेड पार्टीज। दिस इज ऑल्सो न्यू थिंग। एक तरफ तो कंपनीज एक्ट बोलता है 185 सेक्शन में कंपनीज अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकती, डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स लाइक KMPs को लोन नहीं दे सकती। दूसरी तरफ उन्होंने बोला कि आपने दे दिया तो यहाँ डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली मिनिस्ट्री कंपनी को कहीं ना कहीं फंसा रही है कि अगर आपने ये कर दिया है तो आपको फिर यहाँ पे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, और डिस्क्लोजर देते वक्त आपने कुछ ऐसा दिया जो आपको अलाउ नहीं था बट आपने कर दिया, तो डेफिनेटली आपने लॉ का नॉन कंप्लायंस कर दिया। और इस फॉर्मेट में देना है। टाइप ऑफ बोरोवर्स, कंपनी के बोरोवर का टाइप क्या है, क्या आप प्रमोटर हो, डायरेक्टर हो, KMP हो या रिलेटेड हो। अमाउंट ऑफ लोन एडवांस, कितना अमाउंट है, जो कंपनी ने लोन दिया है वो टोटल लोन का कितना % है। तो कितना ज्यादा कंपनी की वर्किंग इंक्रीज हो गई है, हार्ड वर्क इंक्रीज हो गया है, आप देख सकते हो। डिटेल ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी है। In case any proceeding has been initiated or pending against the entity under बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, अगर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है या पेंडिंग है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में, तो ये सभी डिटेल्स आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में देनी पड़ेगी। डिटेल ऑफ द बोरोइंग्स, कंपनी ने कोई बोरोइंग्स की है, हाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैनी टाइम वी हैव सीन कि कंपनीज बोरोइंग्स करती है, बोरोइंग्स में सिक्योरिटी देती है अपनी करंट एसेट एज अ स्टॉक। बोरोइंग की अपनी करंट एसेट, अपने स्टॉक को एज अ सिक्योरिटी दिया। अब चीज क्या होती है कि आपने सिक्योरिटी अपनी करंट एसेट स्टॉक दे दिया है। मोस्टली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं कि आप क्वार्टरली एक स्टेटमेंट दोगे, एक रिटर्न फाइल करोगे, डिटेल ऑफ योर करंट एसेट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। आज तक क्या होता था, क्वार्टरली तो कंपनीज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ना तो ऑडिट करती है, ना ही प्रॉपर्ली मेंटेन होता है, वो कुछ भी स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंगली बना के दे देती थी बैंक को। ईयर एंड में जाके बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल बनता था वो एक कंप्लीट स्टेटमेंट दे देती थी। अब मिनिस्ट्री ने बोला कि आपने जो क्वार्टरली स्टेटमेंट दिए हैं और आपके ईयर एंड में रिकंसिलेशन के टाइम जो स्टेटमेंट बनेगा, अगर दोनों में कहीं मटेरियली डिस्क्रिपेंसीज है तो आपको डिटेल रीजन देना पड़ेगा, ऐसा क्यों है कि आपकी क्वार्टरली की चारों की डिटेल मिला के आपकी ईयरली वाली में कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो ये पॉइंट तो हमें एज ए ऑडिटर अपने क्लाइंट्स को बताना पड़ेगा कि इस साल से अगर आपने करंट एसेट्स पे लोन लिया हुआ है तो आपको जो क्वार्टरली स्टेटमेंट देना है वो ऑडिटेड स्टेटमेंट दो, या वो प्रॉपर्ली मेंटेन करके चेक करके स्टेटमेंट दो, ताकि ईयर एंड में उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं आए। विलफुल डिफॉल्टर, इफ कंपनी इज अ विलफुल डिफॉल्टर तो आपको उसकी भी डिटेल देनी पड़ेगी। दिस इज अ वेरी गुड प्रोविजन, रिलेशनशिप विद द स्ट्रक ऑफ कंपनीज। लास्ट 4-5 साल में हमें पता है बहुत लाख्स ऑफ कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई है। बहुत केसेस में क्या था, हमने स्ट्राइक ऑफ कंपनी के शेयर होल्ड किए हुए हैं, या स्ट्राइक ऑफ कंपनी ने हमारे शेयर होल्ड किए हुए हैं, या वाइस वर्सा सिचुएशन है, या कोई लोन दिया हुआ है, या कोई और चीजें। ऐसे बहुत से सिचुएशंस हमने फेस किए हैं। अब वहां पे आता था उनका डिस्क्लोजर क्या दे, कैसे दे। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ने बोला कि आप ऐसे डिस्क्लोजर दो, नेम ऑफ स्टॉक ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन विद स्टॉक ऑफ कंपनी, इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या आपने उसमें, क्या रिसीवेबल्स है, पेबल्स है, शेयर हेल्ड किए उन्होंने आपकी, अदर आउटस्टैंडिंग, बैलेंस आउटस्टैंडिंग, रिलेशनशिप विद द स्टॉक ऑफ कंपनीज। सो इस बेस पे आपको अपना स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हो अब आपको कितनी नई डिटेल्स एज अ ऑडिटर, एज अ प्रोफेशनल बनानी भी पड़ेगी, और कितनी नई डिटेल हमें एज अ प्रोफेशनल चेक भी करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज और सेटिस्फेक्शन, जो अभी हम चार्ज का डिस्कस कर रहे थे कि चार्ज मैक्सिमम 120 दिन में रजिस्टर हो जाना चाहिए, चार्ज मॉडिफिकेशन 120 दिन में रजिस्टर हो जाना चाहिए। अब मिनिस्ट्री ने बोला कि अगर 120 दिन में आपका चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ है या चार्ज सेटिस्फाई नहीं हुआ है, then you have to mention here also with the reason कि क्यों नहीं हुआ था। Compliance with number of layer of subsidiary, Companies Act में हमें पता है 2 नंबर ऑफ लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी से ज्यादा नहीं हो सकते, अगर है तो उनकी भी पूरी डिटेल यहीं दो। डिस्क्लोजर ऑफ रेशो, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ दे वांट कि ये 11 रेशो आप अपने फाइनेंशियल्स में दो। पहली चीज तो 11 रेशो काउंट करना पड़ेगा, एक एफर्ट्स। सिर्फ रेशो नहीं देना है, रेशो कैसे कैलकुलेट हुआ है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी आपको देना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं,
अगर लास्ट ईयर से इस ईयर में रेशो में 25% चेंज है, मोर देन 25%, तो उसका रीजन, फॉर एन एग्जांपल लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट रेशो आपका 10% था, इस बार 13 है, तो वो 25% से ज्यादा चेंज हो गया, उसका रीजन भी देना पड़ेगा। डिटेल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बोरोड किए हैं या फ्री रिजर्व कहाँ यूज किए हैं वो देना पड़ेगा। अगर कोई मर्जर अमलगमेशन चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी। अब आते हैं P&L में कुछ डिस्क्लोजर। एक अनडिस्क्लोज इनकम, company shall give details of any transaction not recorded in the books of account that has been surrendered or disclosed at income tax during the assessment unless there is immunity for disclosure under any scheme. Also the state whether the previously unrecorded income related asset has been properly recorded. many time ऐसा होता है कि कंपनी ने कोई इनकम रिकॉर्ड नहीं की थी, बट ड्यू टू इनकम टैक्स असेसमेंट आपने डिस्क्लोज की या सरेंडर की, तो उसका भी आपको यहाँ डिटेल्स देना पड़ेगा। CSR डिस्क्लोजर, अगर कंपनी पे CSR लगता है तो इतनी सारी डिटेल आपको P&L के नोट्स टू अकाउंट में देनी पड़ेगी। अमाउंट कितना एक्सपेंड किया, कितना शॉर्टफॉल है, टोटल प्रीवियस ईयर से मिला के शॉर्टफॉल कितना है, रीजन क्या है शॉर्टफॉल का, नेचर क्या है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। डिटेल ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, इफ कंपनी इज वर्किंग अंडर क्रिप्टो करेंसी तो उसकी भी डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी। तो you can see lot of compliances has been increased, lot of things you have to done here. So these are the some latest amendment, these are the some latest thing for the, those are the latest thing which you everyone must aware about the same. So last point हम discuss करते हैं before conclusion of the session, annual compliances for private limited companies. Sorry मैंने public को open किया है, just I will brief here only. प्राइवेट के कंप्लायंसेस में भी हमारा पहला कंप्लायंस होता है MBP1। हमने इसको क्वार्टरली डिवाइड किया, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर। MBP1 एवरी कंपनी को एवरी डायरेक्टर से फर्स्ट बोर्ड मीटिंग से पहले MBP1 लेना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हमारी फर्स्ट क्वार्टर में ही होती है, तो दैट्स व्हाई आई केप्ट दिस कंप्लायंस एज अ फर्स्ट कंप्लायंस कि एवरी कंपनी को एवरी ईयर MBP1 लेना ही पड़ता है। रिसिप्ट ऑफ द DIR 8, DIR 8 इज a statement or return or disclosure by the director that he is not disqualified। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिटर, बिकॉज ये जो पॉइंट है ये डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज कंपनीज एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कंपनी या डायरेक्टर्स को एवरी ईयर नॉन डिस्क्वालिफिकेशन का डिस्क्लोजर देना है, बट ऑडिटर्स को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना है कि डायरेक्टर डिस्क्वालिफाई नहीं थे एज पर सेक्शन 143(3)(g। तो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दे मस्ट बी अवेयर कि डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है या नहीं है। तो इस रीजन से एवरी ईयर ऑडिटर शुड आस्क फॉर द डिस्क्लोजर फ्रॉम द डायरेक्टर्स। हाफ ईयरली रिटर्न MSME 1, एवरी कंपनी whether a private or a public company have to file MSME return, MSME 1 फॉर्म हाफ ईयरली फाइल करना होता है 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ हाफ ईयर। तो अब आपके अक्टूबर टू मार्च के लिए 30 अप्रैल, अप्रैल टू सितंबर के लिए 30 अक्टूबर तक हमें फाइल करना पड़ता है। ये पब्लिक का था, ये भी नहीं डिस्कस करते। ईयरली रिटर्न DPT3, एवरी कंपनी हैव टू फाइल DPT3, return of deposits and particular not considered as deposit. This return is required to file till 30th June every year. यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं DPT3 में प्रोफेशनल्स को, और DPT3 एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लायंस भी है, मिनिस्ट्री ने इसको मैंडेटरी भी किया हुआ है। तो एवरी कंपनी हैव टू फाइल टिल 30th जून। इतने कंप्लायंसेस हमें फर्स्ट क्वार्टर में करने पड़ते हैं। जुलाई टू सितंबर, जुलाई टू सितंबर में सबसे पहले हमें डायरेक्टर रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है। जैसा मैंने बताया अभी, डायरेक्टर रिपोर्ट में इस साल कोई चेंज नहीं है, ऑडिटर रिपोर्ट में इस साल कोई चेंज नहीं है। फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन, पब्लिक कंपनी का MJT 14 फाइल करना पड़ता है इस पर्पस के लिए, प्राइवेट को नहीं करना पड़ता। नोटिस ऑफ AGM का नोटिस प्रिपेयर होता है इस क्वार्टर में, फिर वो सर्कुलेट होता है, देन फाइनेंशियल्स प्रिपेयर होते हैं, फाइनेंशियल सर्कुलेट होते हैं। फाइनल इस क्वार्टर में हमें एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है DIR3 KYC। एवरी पर्सन को, जिसके पास भी डीन है, जिस भी पर्सन के पास डीन है, उस पर्सन को ये फॉर्म फाइल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो 5,000 की पेनल्टी लग जाती है। अक्टूबर टू दिसंबर के कंप्लायंस सबसे पहले हम AOC 4 फाइल करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ AGM, देन हम MJT 7 फाइल करेंगे विद इन 60 डेज ऑफ AGM। प्रैक्टिकली जनवरी टू मार्च में कोई कंप्लायंसेस नहीं होते हैं कंपनीज एक्ट में, बट इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस है जो हमें करने पड़ते हैं। बोर्ड मीटिंग, एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग वी हैव टू होल्ड एवरी ईयर।
कुछ रजिस्टर्स हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर शेयर होल्डिंग, मेंबर ट्रांसफर एंड ऑडिटर्स रिगार्डिंग सम प्रोविजंस. So these are the some compliances every company have to done every year. और आज हमने जो डिस्कस किया, हमने रिलैक्सेशन को डिटेल में डिस्कस किया है, हमने ऑडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शेड्यूल 3 के पॉइंट्स थे, ऑडिटर रिपोर्ट के पॉइंट्स थे, डायरेक्टर रिपोर्ट के पॉइंट्स थे, उनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और एनुअल कंप्लायंसेस को डिस्कस किया है. जस्ट 2 minutes more I will take, then I will hand over the mic. फर्स्ट थिंग, इस साल जो हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाएंगे, डायरेक्टर रिपोर्ट के इस साल के फॉर्मेट में या डिस्क्लोजर्स में प्रैक्टिकली कोई चेंज नहीं है. ऑडिटर्स रिपोर्ट में भी इस साल चेंज नहीं है, बट इन दोनों में 31/22 में काफी सारे चेंजेस हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी 31/22 से काफी सारे चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाएंगे जो आज की डेट में नहीं है. इस साल बस आपको एनुअल फाइलिंग करते वक्त एक चीज ध्यान रखनी है. इस साल आपको एनुअल फाइलिंग में स्मॉल कंपनी के एनुअल फाइलिंग के टाइम एक पॉइंट याद रखना है कि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आपको पता है 1 अप्रैल से चेंज हो गई है. 31 मार्च को स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन थी कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 50 लाख, टर्नओवर अप टू 2 करोड़. 1 अप्रैल से हो गई है कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 2 करोड़, टर्नओवर अप टू 20 करोड़. तो एक ये यहाँ पे चेंज आ गया है, ये यहाँ पे अमेंडमेंट आ गया. तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको जो एनुअल फाइलिंग इस साल करोगे तो उसमें मेरा एक सिंपल क्वेश्चन, अगर 31 मार्च को आपके टर्नओवर 10 करोड़ है, 31 मार्च को आपकी टर्नओवर 10 करोड़ है, तो आप नॉन स्मॉल थे 31 मार्च को, बट 1 अप्रैल के नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप स्मॉल हो गए. अब आप एनुअल फाइलिंग करोगे तो उस कंपनी को स्मॉल कंसीडर करोगे या नॉन स्मॉल? आई वांट आंसर्स फ्रॉम द एवरीवन. 31 मार्च को 10 करोड़ की मेरी टर्नओवर थी, तो ऑल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो मैं नॉन स्मॉल कंपनी था 31 मार्च को, बट 1 अप्रैल से तो नई डेफिनेशन आ गई और 1 अप्रैल से ड्यू टू नई डेफिनेशन मैं नॉन स्मॉल से स्मॉल कंपनी में फॉल कर गया हूं. तो अब जब एनुअल फाइलिंग करेंगे, एनुअल फाइलिंग हम अगस्त और सितंबर मंथ में करते हैं, तो मैं उस कंपनी को नॉन स्मॉल कंपनी मान के एनुअल फाइलिंग करूंगा, बिकॉज नॉन स्मॉल मानूंगा तो उसके रिगार्डिंग कुछ कंप्लायंसी चेंज हो जाएंगे, स्मॉल मानूंगा तो उसके रिगार्डिंग. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं उसको स्मॉल मानूंगा या नॉन स्मॉल. वन पर्सन हैज मेंशन्ड वी विल कंसीडर इट एज अ नॉन स्मॉल. ओके, एनी अदर व्यूज? किसी का कोई और व्यू इस पे? स्मॉल कंपनी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021. ओके, एक का है कि स्मॉल कंपनी एज पर न्यू डेफिनेशन हम ओल्ड के अकॉर्डिंग नहीं मानेंगे, नॉन स्मॉल. तो लेट मी आंसर दिस. जब हमारी एनुअल फाइलिंग करते हैं ना, हमारी एनुअल फाइलिंग होती है 31 मार्च से रिलेटेड. तो एनुअल फाइलिंग के रिगार्डिंग हम हमेशा स्टेटस देखेंगे 31 मार्च को. 31 मार्च को मेरी टर्नओवर थी 10 लाख, सॉरी 10 करोड़. तो 31 मार्च को मैं एक नॉन स्मॉल कंपनी था, और जो मैं फाइलिंग कर रहा हूँ वो उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए कर रहा हूँ जो 31 मार्च को एंड हुआ था. तो 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था उसके लिए जो एनुअल फाइलिंग कर रहा हूँ, जब मेरी 10 करोड़ अगर टर्नओवर थी, मैं नॉन स्मॉल था, तो इस साल जब एनुअल फाइलिंग करेंगे तो मैं अपनी कंपनी को नॉन स्मॉल कंपनी मान के एनुअल फाइलिंग करूंगा, स्मॉल कंपनी मान के एनुअल फाइलिंग नहीं करूंगा. डेफिनेटली ड्यू टू 10 करोड़ नेक्स्ट ईयर हो सकता है मैं उसको स्मॉल कंपनी ही मानूंगा अगर मेरी टर्नओवर इतनी रही, बट इस साल तो मुझे उसे नॉन स्मॉल मान के ही एनुअल फाइलिंग अपनी करनी पड़ेगी. तो मेक श्योर कि ये वाला पॉइंट सभी के साथ आने वाला है. दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग, बिकॉज बहुत सारी ऐसी कंपनीज आपके पास होगी जो 31 मार्च 21 तक तो नॉन स्मॉल थी, बट 1 अप्रैल को सडनली स्मॉल कंपनी में फॉल कर गई. तो तब हमारे पास सबसे बड़ा यही इशू आता है कि हम उसे स्मॉल या नॉन स्मॉल क्या माने. तो उसके लिए आई हैव क्लैरिफाइड कि आपको उसको 31 मार्च 21 का जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करना है. तो 31 मार्च 21 को अगर वो स्मॉल है तो स्मॉल, 31 मार्च 21 को वो नॉन स्मॉल है तो आपको उसको नॉन स्मॉल ही मानना पड़ेगा. तो उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग इस पर्पस आपको इसका कंप्लायंस करना पड़ेगा. So these are the certain thing which we have discussed today. Hope all these points and all these things are useful to all the members. Now we'll hand over the mic to Hemanji or Asha ji for the further proceeding. Thank you देवेश जी. Thank you Hemanji. थैंक यू देवेश जी. Thank you. कुछ एक क्वेश्चन है सर हमारे पास आया Yes. कि is it legal for the companies or LLPs to deal in cryptocurrency in India? Definitely it is not legal. That's why they want कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है, आपने किसी ऐसी करेंसी में किया है डील, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स भी देनी पड़ेगी. अभी तक तो क्या आप करते भी हो तो आपको कहीं शो नहीं करते हो.
नाउ दे स्पेसिफिकली वांट कि आप खुद ही इनकी डिटेल्स हमें शो करो अपने फाइनेंशियल्स में डाल के। थैंक यू दिवेश जी। आप मेरे को लगता है बोलिए आशा जी। हाँ नहीं हेमंत जी आप कंटिन्यू कीजिए। जो वो स्टार्टिंग में क्वेरी थी सारे वो कि सब चीजें अमेंडमेंट्स कवर हो जाएगी नहीं हो जाएगी, मेरे को लगता है कि अब शायद इस साल के अमेंडमेंट्स के लिए तो अभी आएगा तो पता नहीं, लेकिन अब तक की आपने सारी कवर कर ली है। Yes, हमारे definitely. साथ We have covered a lot. One question is there whether DPT3 is mandatory in the NIL. If we don't have any loan, NIL के केस में DPT3 नहीं फाइल करना है, बिकॉज जो रूल 16 है वो हमें बोलता है आउटस्टैंडिंग कुछ है, तो अगर आउटस्टैंडिंग नहीं है तो हमें फाइल नहीं करना है, तो देयर इज नो नीड टू फाइल DPT3 फॉर द NIL. Same in case of MSME. Yes, Right, Divesh? MSME की केस में भी बिल्कुल सर सेम है. शायद कोई चैट बॉक्स में कुछ एक दो क्वेरीज थी आई हुई। नहीं, आशा जी सारी क्वेरी आंसर्ड हो गई हैं। स्टिल मेंबर्स हैव एनी क्वेरी कैन पोस्ट। अभी तक जो थी वी हैव टेकन अप दैट. और कोई क्वेरी अगर है तो मेंबर्स कैन पोस्ट। दिवेश जी आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन यू कैन प्रोवाइड। Yes, मैं immediately after this webinar ना I will share the same with the Hemant ji. Okay. So you can share with the participants and all. देवेश जी, प्रवीण अग्रवाल जी का एक क्वेश्चन था जो राउंडिंग ऑफ को लेकर, क्वेश्चन अदर क्लैरिफिकेशन ही था। इट मींस वी हैव टू राउंडिंग ऑफ कंपलसरी टू द नियरेस्ट 100 इवन इफ टर्नओवर इज ₹1 लाख। Yes, because उन्होंने बोला 100 करोड़ से नीचे जो भी है हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है। 1 लाख की भी टर्नओवर है हमारी कंपनी की करंट फाइनेंशियल ईयर वो भी में, हंड्रेड्स में हमें उसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिकॉज उन्होंने कहीं रूम नहीं छोड़ा है, उन्होंने सिंपल बोल दिया 100 करोड़ से नीचे है तो आपको हंड्रेड्स में और इसमें करना पड़ेगा, ज्यादा है तो आपको इसमें करना पड़ेगा। एंड दिस इज मैंडेटरी नॉट अभी तक ऑप्शनल था, 31 और 22 से इट विल बिकम मैंडेटरी। आई थिंक कहीं ना कहीं बेटर प्रेजेंटेशन एंड बेटर टू अंडरस्टैंड द नंबर्स, सो उन्होंने इसे Yeah, definitely they are going to change things little bit every year so that एक इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल पे ले आए। ये जरूरी भी था सर, लोग तो अभी भी पॉइंट में लिख देते हैं। Exactly. सर अभी भी कई बैलेंस शीट मैंने ऐसी देखी हैं, मैं एनालाइज एक बार कर रहा था कि बैलेंस शीट में पैसे तक में फिगर्स लिखी हुई हैं, तो व्हाट इज द रेलेवेंट ऑफ Exactly. राइटिंग और वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार जब हम AOC4 या ऐसे फॉर्म भी फिल कर रहे होते हैं ना कि वो एक पैसा मैच नहीं हो रहा है इसलिए वो मैच नहीं हो रहा है, वो एरर आ जाता है, फिर देन वी हैव टू फाइंड आउट कि कहां पे एक पैसा दो पैसे का डिफरेंस आ गया। तो इसीलिए मटेरियलिटी का व्यू उन्होंने भी लिया कि ये पॉइंट कंसीडर होना चाहिए। यस भाई ये पैसों में आने के ना दो रीजन है, एक तो बैंक के चार्जेस वो आज तक पैसों में लगे आ रहे हैं, बिल्कुल वो बैलेंस शीट मैच करने, और एक हमारे सब आपको पता ही है हिंदू धर्म में वो ₹1.51 और ये सब गणेश के नाम के भी होता है, वो कभी खत्म पैसे नहीं हो वाली सकता। बात जो आती है ना, वो कहीं ना कहीं बैंक की जब चार्जेस लगते हैं 25-50 रुपए, 100 रुपए और उस पर GST लग जाता है, तो वो फिगर्स पैसे में आ जाती है और वो पैसे कंसोलिडेट होके बैलेंस शीट और P&L तक पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं राउंड ऑफ कर देना चाहिए उसको बैलेंस शीट फाइल के टाइम पे, वो हमें राउंड ऑफ करने पड़ेंगे। अब ठीक है। दिवेश जी एक और क्वेरी है राजेश जी की, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस इफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओमिटेड टू फाइल MGT7 फॉर MGT7 नहीं फाइल करते तो सबसे पहली कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि जब भी फाइल करेंगे ड्यू डेट से तब तक के लिए 100 रुपीज पर डे की एडिशनल फीस कैलकुलेट होगी, ये तो आपकी चलती रहेगी, कोई इसका वो नहीं है कि कहाँ रुकेगी, नो लिमिट चलती रहेगी। दूसरा, मिनिस्ट्री ने आजकल एडजुडिकेशन नोटिस इशू करना शुरू कर दी है पिछले 2-2.5 साल से, सेक्शन 454 में ड्यू टू कोविड कम हो गए थे बट काफी नोटिस इशू किए हैं, तो ऐसी कंपनी जो ऐसे फॉर्म्स नहीं फाइल करती है उनको वो नोटिस पेनल्टी नोटिस इशू करते हैं, एडजुडिकेशन नोटिस। तो जैसे एनुअल रिटर्न फाइल करना सेक्शन 92 में मेंशन किया है, तो इस सेक्शन 92 का डिफॉल्ट माना जाता है और जो भी 92 की पेनल्टी होती है दे आर लायबल टू इंपोज दैट आल्सो। तो सिर्फ एडिशनल फीस ही हमारा नॉन इशू नहीं है, एडिशनल फीस के अलावा मिनिस्ट्री पेनल्टीज भी इंपोज कर सकती है। सर ऐसा पॉसिबल है कि 18-19 का MGT7 फाइल नहीं हुआ, हाउएवर 19-20 का MGT फाइल कर दिया कंपनी, अभी तक हो जाता है, बट जो MCA वर्जन 3 आ रहा है ना अक्टूबर में, जो भी फेज 1 आया है, फेज 2 अक्टूबर में आया है, उस दिन मिनिस्ट्री ने खुद ने बोला कि ऐसे चेक्स लग जाएंगे कि फिर ये सब चीजें बंद हो जाएगी।
देवेश जी, आपके पॉइंट से एक पॉइंट मुझे याद आया क्या? कि फेज 1 जो वर्जन 3 का जो फेज 1 आया उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, उस पर भी थोड़ा उसमें कोई लाइट। मेजर चेंजेस नहीं है, डेफिनेटली मैं 5 मिनट्स बोल सकता हूँ उस पे भी। उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। एक तो उन्होंने पूरा डिजाइनिंग चेंज कर दिया वेबसाइट की। वेबसाइट एक जो सबसे अच्छा ऑप्शन डाला है ई बुक। ई बुक अभी तक थी हमारे पास कंपनीज एक्ट की, कि कंपनीज एक्ट का कोई सेक्शन, रूल, नोटिफिकेशन हम ई बुक में जाके इमीडिएटली अपडेटेड पढ़ते थे। अब उन्होंने वो ई बुक कंपनीज एक्ट के साथ साथ सारे कॉर्पोरेट लॉज डाल दिए। जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर लॉज आते हैं, उन सभी लॉज की ई बुक डाल दी है। तो बेस्ट पार्ट क्या है, आज के डेट में जो इतने स्पीड में अमेंडमेंट आते हैं किसी भी एक्ट के जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर है, आप जस्ट एमसीए की साइट पे जाके लेटेस्ट अमेंडमेंट तक का आप रीड कर सकते हैं अलोंग विद द रूल्स एंड एवरीथिंग। ये एक बेस्ट फीचर उन्होंने ऐड किया है। एक फीचर ऐड किया है कॉन्टैक्ट डिटेल्स में। आपको क्या होता था, जनरली आरओसीज आरडी की डिटेल्स मिल जाती थी, बट उनका एड्रेस तो मिल जाते थे, जाए कैसे? उन्होंने वहां गूगल मैप्स ऐड ऑन कर दी। ओके। तो फेज 1 में मिनिस्ट्री का जो उन्होंने लैंग्वेज थी ऑफिसर की, वो ये थी, इट इज जस्ट एन ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है, उन्होंने खुद ने बोला था। बिकॉज अभी जो किया है ये सिर्फ ऊपर ऊपर के चेंजेस है। जो इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कॉर्पोरेट्स को इंपैक्ट करेंगे, प्रोफेशनल को इंपैक्ट करेंगे, दे मेंशन कि वो अक्टूबर के बाद आएंगे। तो डेफिनेटली अक्टूबर जब एनुअल फाइलिंग इस बार निपट जाएगी, तो दे आल्सो वांट कि एनुअल फाइलिंग इस साल की इंपैक्ट ना हो, तो इन दैट मंथ दे विल कम विद दैट। तो होप सो 21 के लास्ट तक, इस साल के लास्ट तक आ जाएगा। डेफिनेटली जब वो आ जाएगा ना, तो कंपनी लॉ की फाइलिंग एक अनदर लेवल पे चली जाएगी, जो स्क्रूटनी पर्पस से बोले या चेकिंग पर्पस से बोले या रिस्ट्रिक्शन पर्पस से। इस तरह की जो कमियां थी कि एक साल का फाइल नहीं किया, अगले साल का कर दिया, ये सब कमियां दूर हो जाएगी। एंड जो फाइल नहीं कर रहे उनके नोटिसेस, बिल्कुल, तो उनका डाटा अपने आप रेडी होगा। मिनिस्ट्री ने सॉफ्टवेयर भी बना लिए हैं, आप फाइल नहीं करते तो सॉफ्टवेयर से नोटिस अपने आप चले जाएंगे, सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट एडजुडिकेशन नोटिस। दो नए मॉड्यूल उन्होंने लॉन्च किए हैं जो अभी लेटेस्ट किए, ई बुक और ई कंसल्टेशन। तो व्हाट इज ई कंसल्टेशन में क्या है, जैसे भी मिनिस्ट्री कभी कोई अमेंडमेंट लेके आती है, तो मिनिस्ट्री बोलती है ना कि आप इस पे अपने कमेंट दो। तो जनरली क्या था, आज तक आपको कमेंट्स मेल के थ्रू देने पड़ते थे, उन्हें भी कंपाइल करना पड़ता था, वो एक डिफरेंट वे था, और मेल के थ्रू देने में जनरली पर्सन इंटरेस्टेड भी नहीं होता। तो वो ई कंसल्टेशन ले आए कि अब कोई भी अमेंडमेंट के लिए हम ड्राफ्ट लेके आएंगे, तो आप डायरेक्ट उस पोर्टल पे जाके वहीं पे अपने व्यूज उनको शेयर कर सकते हैं। One query from Rajesh ji. Whether PS6 and ISIN mandatory? तो my view is yes, it is mandatory. चाहे आपकी पब्लिक कंपनी क्लोजली हेल्ड पब्लिक कंपनी क्यों ना हो, बट ISIN अप्लाई करना मैंडेटरी है। बिकॉज शेयर कन्वर्ट करवाने या नहीं करवाने हैं वो शेयर होल्डर की चॉइस है, कंपनी के पास चॉइस नहीं है। कंपनी को अपॉर्चुनिटी देनी ही पड़ेगी ISIN अप्लाई करके। आप नहीं करते हो तो डेफिनेटली इट इज अ डिफॉल्ट अंडर लॉ। One more question and question answer by Pawan Kumar ji. Q&A टैब में पवन कुमार। Q&A टैब में वो जो क्वेरी आई है वो राउंडिंग ऑफ के रिगार्डिंग आई है, कि राउंडिंग ऑफ में बहुत डिफिकल्टीज आती है while doing bank reconciliation, income tax permit round off to multiple 10. So what extent it is practical to round off nearest 100? तो सुमित जी, I would like कि आप ये क्वेश्चन ले सकते हैं because it is relating to those things. डेफिनेटली यहाँ पर इश्यूज रहेंगे, बट हम व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन वी हैव टू डू द राउंडिंग ऑफ, बट एब्सोल्यूट जो हमारा ट्रायल बैलेंस है दैट विल बी इन द एब्सोल्यूट नंबर्स, वेदर इट इज इन रुपीज और इन पैसे एज पर द बैंक स्टेटमेंट, but at the time of presentation of the financial statement for the purpose of compliance with the various government agencies, we have to do it rounding off. So वहाँ पर required है, और अदरवाइज तो मैं जो अपना हम जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसे एब्सोल्यूट नंबर में ही प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स कहता है नियरेस्ट टू 10 रुपी कंपनीज एक्ट। तो मैं जिसकी जो कंप्लायंस जिस एक्ट में रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग उस कंप्लायंस को पार्ट लेना पड़ेगा आफ्टर preparation of the statement. Any other point, Devesh ji, Sumit ji? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है Q&A और चैट बॉक्स में भी, and we have discussed the many points also जो मेंबर्स को डेफिनेटली हेल्प करेंगे इन द कमिंग डेज जो अमेंडमेंट्स हैं। डेफिनेटली देवेश जी, आपने वंडरफुल बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा, जिसके थ्रू हमने MCA की जितनी भी कंप्लायंसेस थी, जितनी रिलैक्सेशन थी, उन सभी को समझा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चेंजेस होने वाले हैं
उन सभी से भी अवेयर हुए। एक चेंजेस की जो आपने बात करी थी, मैं मेंबर्स को बताना चाहूँगा, वो एप्लीकेबल, जैसे देवेश जी आपने कहा था कि वर्किंग कैपिटल के बेसिस पर जो लोन लिया है, उसकी Yes. स्टेटमेंट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम जब सबमिट करते हैं, तो हमें उसको करस्पॉन्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स से भी चेक करना है, उसका रिकंसिलिएशन भी देना है मैनेजमेंट को, और हमें अपनी रिपोर्टिंग में भी, कारों में भी इंसर्ट करना है। तो अगर हम आज की डेट की बात करें, करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर हम कोई स्टॉक स्टेटमेंट सर्टिफाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमें देखना ज़रूरी है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये चीज़ इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में जो मुझे देखने को मिलता है कि जो स्टेटमेंट सबमिट हुई हैं और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो टैली नहीं होते, उनमें बहुत मेजर डिफरेंसेस होते हैं। तो उसका रिकंसिलिएशन भी हमें साइमल्टेनियसली लेकर चलना है, और अगर हम सर्टिफाई कर रहे हैं मंथली स्टॉक स्टेटमेंट, क्वार्टरली स्टेटमेंट, तो हमें उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से टैली करके ही आगे देखना है। थैंक यू सुमित जी, Very Sumit ji. एंड थैंक यू देवेश जी। सर एक मैं मेंबर्स को, पार्टिसिपेंट्स को एक चीज और अभी सुमित भाई ने भी जो बताई थी कि अभी अनस्ट्रक्चर्ड सीपी आवर्स के लिए 31 मई लास्ट डेट है, तो हमें साल के अंदर 20 स्ट्रक्चर्ड और 20 अनस्ट्रक्चर्ड सीपी आवर्स पूरे करने होते हैं। तो जिन भी लोगों को अभी बचे हैं वो अपने अनस्ट्रक्चर्ड 2020 के वो साइट पे जाके लॉग इन करके अपने अनस्ट्रक्चर्ड 20 आवर्स पूरे कर सकते हैं। और इन केस अगर किसी को कोई डिफिकल्टी आती है तो सुमित भाई भी हैं और मैं भी हूँ, आप फोन करके या मैसेज करके व्हाट्सएप पे कोई आए तो उस पर हमें बात भी कर सकते हैं। वो 31 मई तक की विंडो खुली हुई है 2020 की। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट our deputy convener Sudhir Singh ji, due to some technical issue he joined late, to give vote of thanks to say Devesh ji. Wonderful presentations and deliberations. आपने जितनी भी amendments और थी regarding ROC compliances and Companies Act, वो आपने बहुत ही विस्तार से हम लोगों के सामने जो है रखा। Thanks once again. Thank you so much. हेमंत जी आप conclude कर सकते हैं? हाँ सर conclude कर दीजिए। जी सर, थैंक यू हेमंत जी, थैंक यू आशा, थैंक यू देवेश जी। Thank you, Sumit ji. Thank you, Thank you, Devesh ma'am. ji. थैंक यू सुमित भाई, आपने Thank you, अपना every participant. वेबिनार जितना हमें टाइम दिया, थैंक यू। थैंक यू देवेश भाई, अपने आप भी बिजी टाइम से निकाल कर आए। Thank you भाई, anytime whenever you want, you know कि आपके फर्स्ट कॉल पे मैं ऑलवेज यही बोलता हूँ कि आप बताओ बस कब करना है। आनी नहीं, वो तो सर आपका ये तो हमारे साथ प्यार है। दिस इज ग्रेट गेस्चर बाय देवेश जी कि जब भी देवेश भाई से समय मांगा तो उन्होंने कभी ना नहीं किया, चाहे मेरे किसी भी फोरम पे उन्होंने इनवाइट किया गया हो, ऑलवेज रेडी टू सर्व द मेंबर एट लार्ज। सो थैंक यू देवेश जी फॉर योर गुड गेस्चर। बाकी सब सर सेफ रहे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। थैंक यू Thank you, everyone. Admin कौन है? मीटिंग क्लोज करो।